The first thing that I really want to talk about, which I have seen a lot many of times now, is this social media describing the reality of life of a doctor. मतलब सोशल मीडिया पे रील में हमको रियल लाइफ दिखाई जाने की कोशिश की जा रही है। लाइफ ऑफ एमबीबीएस ग्रेजुएट, लाइफ ऑफ एन इंटर्न, लाइफ ऑफ अ पोस्ट ग्रेजुएट। तो इसमें तो आई जस्ट फील लाइक इफ देयर इज दिस मच ऑफ टाइम दैट यू कैन एक्चुअली डिपिक्ट योर लाइफ ऑन अ सोशल मीडिया फ्रॉम कमिंग फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड, डेफिनेटली यू आर नॉट लिविंग द रियल लाइफ व्हाट आई हैव लिव्ड इन माय अंडरग्रेड एंड पोस्ट ग्रेड। मतलब मैंने तो फिर कुछ और ही एमबीबीएस, कुछ और ही इंटर्नशिप और पीजी की है जहाँ पे इतना समय मिल गया हो मुझे कि भाई मैं जाके वीडियो बना के उसको डाल दूं। एंड आई ऑल्सो फील लाइक इन दिस, आप जिसको दिखा रहे हो ये चीज आगे, कोई अगर इससे इंस्पायर हो जाए, अगर वो उस एस्थेटिक को समझ ले कि अरे ये तो दिस इज वेरी एस्थेटिक, दिस इज वेरी स्मूथ, दिस इज वेरी इजी मे बी, बट in actual what we go through, what we feel, it's not easy, it's not actually easy to be a doctor. मतलब भारी भारी किताबें होती हैं पढ़ने के लिए और वो पढ़नी पड़ती हैं अगर आपको एक वाकई अच्छा डॉक्टर बनना है। एमबीबीएस की डिग्री जब आपको मिलती है हाथ में, जब आपको कभी अपने घर वालों को ट्रीट करना पड़े, तो आपको सारे डिफरेंशियल सब चीजें पता होने के लिए उतनी किताबें पढ़ना और उसके बाद इतना समय बच जाना, ये मतलब मेरे लाइफ में तो नहीं एग्जिस्ट हो पाया था प्रैक्टिकली थेरेटिकली। पॉइंट ये है कि अगर आप वाकई में एमबीबीएस कर रहे हो, इंटर्नशिप कर रहे हो, तो आपके पास वीडियो बनाने के लिए तो इतना टाइम नहीं होता, इतना एडिट्स के लिए, रीशूट के लिए। बिल्कुल। What do you think, Gurpreet boss? Have you come across such videos? अब देखो या तो मैं ही ज्यादा इंस्टाग्राम चला रही हूँ आजकल। इंस्टाग्राम अगर यूज कर रहे हैं तो आएगी ये सामने। अब एल्गोरिदम ही ऐसा है, वो देख लेते हैं कि बंदा ये कैसा है तो वो भेजती हैं, ऐसी चीजें आती हैं सामने। मतलब मेरा इस पे थोड़ा सा ना, मतलब हो सकता है लोगों को लगे कि बोरिंग सी बात कर रहा है, पर थोड़ा जैसे एक फिलोसॉफिकल सा एक अगर अपन एस्पेक्ट से सोचे, मतलब ये सोशल मीडिया जो है इट इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म फॉर कंटेंट क्रिएशन। इसका जो बेसिक जो इसका इंटेंशन है बंदे की, वो एक शो ऑफ करने की है। मतलब इट इज नेवर टू टीच समवन, मतलब इट कैन बी टू सम एक्सटेंट, लेकिन आप कभी भी 30 सेकंड की रील में रियलिटी को नहीं दिखा सकते। 30 सेकंड्स, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट की रील आपकी कई सालों की क्लिनिकल पोस्टिंग्स, आपकी मोटी-मोटी किताबें, उनको कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। और इट इज़ जस्ट अ काइंड ऑफ कंटेंट क्रिएशन। और दूसरी इसमें बात ये कि अब हो सकता है मेरे को भी लोग ट्रोल करें, अब जो हैं वो कर सकते हैं कि ये कैसी पुरानी बातें कर रहा है। लेकिन सोशल मीडिया इज़ नॉट अ गुड थिंग अगर देखा जाए तो। मतलब एक तो क्या है कि इंस्टेंट फेम और इंस्टेंट पॉपुलैरिटी। अब इसके चक्कर में क्या है, इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू डॉक्टर्स ओनली। अब ऐसा नहीं है कि नए-नए डॉक्टर ही कर रहे हैं ये। अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, चाहे आप आईएएस ले लो, आईपीएस ले लो, चाहे डॉक्टर ले लो, सभी कर रहे हैं। जिसके पास भी थोड़ी बहुत भी पावर है, ही जस्ट वांट्स टू शो ऑफ कि मेरे पास पावर है। अब डॉक्टरों के पास ऐसे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तो है नहीं। तो मतलब एक छोटी-सी बात ही है कि देखा जाए तो यही है कि भाई हम डॉक्टर हैं, मतलब बड़ी बात भी है, लेकिन इसको छोटा-सा बना दिया हमने कि हम डॉक्टर हैं, इसलिए मैं अपनी एंगेजमेंट फार्मिंग के लिए, कंटेंट क्रिएशन के लिए इस चीज़ को यूज़ करूँगा। तो मतलब एक तो पहली बात ये है। दूसरा क्या है कि इट हैज़ लेस टू डू विद एजुकेशन एंड मोर टू डू विद सेंसेशनलिज़्म। अब क्या है कि बहुत बार क्या होता है, मिर्च मसाला लगा के, तड़का लगा के चीज़ को दिखाया जाता है। जैसे आप भी कह रहे थे कि अब वो सुबह 6 बजे उठ रहा है, उस उसके हिसाब से, रील के हिसाब से। अब जिसने नाइट ड्यूटी की है, केड़ा बंदा सवेरे 6 बजे उठ सकता है ना? फिर उसके बाद अब बहुत बार होता है कि जो इंटर्नशिप है, यू आर अ इंटर्न, आप सीख रहे हो काम, है ना? उसमें यू आर नॉट अ डॉक्टर फुल फ्लेजेड जो अपने आप को, बिकॉज़ आपकी जो रजिस्ट्रेशन भी होती है दैट इज़ आल्सो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, इट इज़ नॉट परमानेंट। बट व्हाट यू आर ट्राइंग टू शो कि जैसे मेरे जैसा कोई बंदा है ही नहीं। अब जैसे मैनी अ टाइम्स मैं देख रहा था किसी लड़के को, वो हमारे टाइम पे उसने शुरू किया था ये सब। तो वो उस दिन स्टिच लगाना सीख रहा था। तो स्टिच लगा सीख रहा था, कहता पाजी मेरी ना वीडियो बनाओ। मैं कहा ठीक है भाई बना देने हैं।
तो उसने बस वो स्टिच ले रहा था, बस उतनी सी 3-4 सेकंड की वीडियो बनाई और उसको उसने जब पूरी वो बड़ी सी एक तेज-तेज चलती हुई, कभी वो 6 बजे ये कर रहा है, 7 बजे ये कर रहा है, 8 बजे ये कर रहा है, तो उसमें उसने छोटा-सा ये भी दिखा दिया कि मैंने आज एक पेशेंट को ट्रीट भी कर दिया। मतलब एक इंटर्न कोलेसिस्टेक्टमी कर रहा है। तो मतलब एक मिथ मेकिंग सी बन जाती है, मतलब है नहीं, अच्छी बात नहीं है ये, मतलब आई डोंट अप्रूव ऑफ इट। और वो बेसिकली लाइक ना कि अपन कितना भी चाहे कि वो चीज़ एजुकेशनली नहीं जाएगी, बट इफ समथिंग इज़ आउट ऑन सोशल मीडिया, तो if you're making a content out of it, then you have to take the responsibility as well कि ये कहीं ना कहीं लोगों के ब्रेन को इम्पैक्ट तो करने वाला है. People are gonna take something out of it. So if in that ऐसा होता है कि आप उसमें ये शो कर रहे हो that in your life as an MBBS grad you are not reading books, or you're showing that what exactly you are reading, and if those are those applications which are like if you're really showing out a life of a doctor, तो दिखाओ कि भाई है ये इस ईयर में दिस आर द थिंग्स, दिस इज द नॉर्मल एक दिन का स्केड्यूल, एक लाइफ ये है. उसमें डू नॉट मेक इट इजी आउट बिकॉज इट इज नॉट इजी फॉर कंटेंट क्रिएशन, फॉर एंगेजिंग सोशल, फॉर एंगेजिंग द ऑब्वियसली पीपल आउट देयर. सो दैट्स अ डिफरेंस. उसको एस्थेटिक बना दिया जा रहा है जबकि इतना एस्थेटिक तो है भी नहीं. एंड ऑल्सो मुझे तो ये लगता है एमबीबीएस इंटर्नशिप पीजी में स्केड्यूल फॉलो हो कैसे पा रहा था लोगों, हो कैसे पाता है. मतलब मेरा तो यही नहीं हो पाता था. आज 6 बजे उठ रहे हैं तो कल 7 बजे उठे, फिर 8 बजे भी उठे, कभी कभी सोए भी नहीं. मतलब वो स्केड्यूल ही नहीं है. आई डोंट थिंक आई कैन एवर हैव आई एवर हैड अ स्केड्यूल इन माय एंटायर 10-11 years of this MBBS internship and post graduation. New day, new life, new schedule. Nothing followed. हर दिन ही डिफरेंट होता है. अलग ही है, कुछ कुछ और ही हो रहा है, कुछ और ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं. और एक्चुअल ग्राइंडिंग जो बंदा करता है ना, वो नहीं अपन दिखा पाते इसमें, और दिखाते भी नहीं है. मतलब एक ग्लैमराइज सा वर्जन दिखा दिया. तो मतलब वही जो मैं पहले कह रहा था, वही पॉइंट फिर से मतलब रिपीट करने का क्या मतलब है कि मतलब सेंसेशनलिस्ट सा बना रहे हैं अपन. मतलब है नहीं सच्चाई इसमें कोई. व्हाट्स इट विद द फेकनेस, यू नो, कि इतने सारे टाइप के दिन हैं. शायद ही किसी की लाइफ में वैसा दिन आता हो ना ग्लैमरस रील्स में देखते टू मैनिपुलेट के हाँ भाई हमारी लाइफ में ऐसा दिन है, हम ऐसे और वहां जा रहे हैं, इसको ट्रीट कर रहे हैं. ऐसा नहीं, कोई दिन ऑलमोस्ट नहीं होता है. नहीं होता है इतना इजी स्मूथ दिन. हाँ, अगर आपको रियलिटी दिखानी है तो आप ये बताओ कि मतलब एक क्लास से और पोस्टिंग के बीच में भागने में कभी एनएमसी ये नहीं सोचती कि हॉस्पिटल कितनी दूर है, बस लग रही कि नहीं लग रही है. चीजें नहीं बताएंगे. अगर तुम रियलिटी कि मतलब पूरा 1:15 बजे पहली क्लास छोड़ रहे हैं, लंच करने के लिए वहां जाना है, ऐसे करना, ये सब मतलब रियल चीजें बताओ. बीच में तुम्हें पढ़ना कितना है, 4 बजे निकलने के बाद तुम घर कितने बजे पहुंचते हो, रियलिटी. एक्चुअल पढ़ाई कितनी है एक्चुअली मतलब ये पता है, ये वो भी हो गया है, इंसेंटिव भी हो गया है. मतलब कि जिस अभी जो पीएमटी मतलब नीट पीजी की काउंसलिंग नहीं हुई है, कॉलेज अलॉट नहीं हुए हैं, एंड स्टिल एप्रन पहन के हमारे सोसाइटी के 2 बच्चों ने मतलब कि रील बनाई है यूं करके, थम्स अप करके एक दूसरे के बैक टू बैक खड़े होके कि डॉक्टर्स ना हो. मैंने कहा यार 6 साल बाद तो अगर यही बोल दे. जितने जैसे द फर्स्ट टाइम ना जब एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ था तो जितना प्राउडली डॉक्टर लिखा था, आई थिंक उसके बाद कभी उतना प्राउडली नहीं लिख पाए हैं. बैचमेट्स के नाम डॉक्टर के नाम से सेव करते थे. हाँ. डॉक्टर विकास वो साला ऐसे कर करके होता है. बाकी ये एक्चुअली सबसे पता मुझे बेसिकली ये लगता है कि जो फेकनेस वर्सेस रियलिटी का ये पूरा है, एक तरीके से इंसेंटिव हो गया है मतलब बच्चों के लिए, कि बच्चों को आप उधर घुसने के बाद उनकी सोसाइटी में रिकग्निशन तो मिल नहीं रहा है. मतलब कि एक तो न्यूक्लियर सोसाइटी हो गई है, और सोसाइटी हर गली मोहल्ले में इंजीनियर की तरह डॉक्टर होने लग गए. तब उनका इंसेंटिव क्या है? माँ बाप तो ये देते नहीं है कि भाई वो ये पड़ोस वाले देख उनका बच्चा हर घर में है. तब क्या हो रहा है, लास्ट में उनको वैलिडेशन मिलता है सोशल मीडिया से. सोशल मीडिया से वैलिडेशन चाहिए, उसी को इंसेंटिव मान के पीएमटी को फाइट करता है, रैंक लाते हैं व्हाटएवर, और उसके बाद जिस दिन बन जाते हैं उस दिन डे इन लाइफ. मतलब कि तू देख कि जितने भी है ना ये सब फर्स्ट ईयर वाले हैं, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस वाले हैं. सेकंड ईयर में आने के बाद उनको समझ में आ जाता है इन सब चीजों में कुछ नहीं रह जाता. कोई कर रहा है सेकंड ईयर में ये डे इन लाइफ नहीं.
फिर इंटर्न में आके उनका फिर जोश जगता है, फिर ठंडा हो जाता है। न्यू एक्सपोजर। हम्म, अगर ऐसी इंटर्नशिप हो रही है जहाँ पे आपको डे इन लाइफ ऑफ एन इंटर्न शूट करने जितना मौका मिल पा रहा है, तो वो इंटर्नशिप तो नहीं हो रही है, नहीं हो सकती है। इंटर्नशिप हो रही है, इंटर्नशिप नीट पीजी की तैयारी नहीं हो रही हो। हाँ, नीट पीजी क्या कुछ भी आपके आगे ये करियर सेटिंग की चीजें तो नहीं हो रही हैं, अगर आपके पास इतना समय है कि आप इसको कॉन्टिन्यूअसली इसके रीटेक्स ले सकते हो। कितना बड़ी टफ होती है बताइए क्या? इंटर्नशिप? इंटर्नशिप साउथ में बड़ी टफ होती है। वो सब जगह ही टफ होती है, मुझे तो ऐसा लगता है। नहीं काफी जगह मतलब कहाँ कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस यार, जोधपुर में इतनी भी टफ नहीं थी, एसएमएस में टफ नहीं है। बस कोविड में गई है मेरी इंटर्नशिप, मेरा वो एक्सपीरियंस नहीं है जो जोधपुर का आपका एक्सपीरियंस है। आई वाज द कोविड इंटर्न। फिर तो समझ ये कोविड का पीजी है। तुम दोनों को कोविड साथ में हुआ था? नहीं, मुझे और हेमंत को। नहीं बस मेरे को कोविड नहीं हुआ, एक बार भी नहीं हुआ मेरे को कोविड। हाँ, तेरे को हुआ, टेस्ट निकला। मुझे पूरी इंटर्नशिप में कोविड नहीं हुआ, वर्किंग इन कोविड सेटअप। मैं घर गई, मुझे कोविड हो गया। मैं कह अरे वही हो जाता, 7 दिन की छुट्टी तो मिल जाती कम से कम। और कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, आई वाज गोइंग थ्रू दिस, मतलब मैं शायद ज्यादा सोशल मीडिया चला रही हूँ तो एक्सपोजर ज्यादा आ रहे हैं मुझे। एक वो भी वीडियो आई थी कि एक केमिस्ट्री की प्रोफेसर मैम है जिनने इनके इनके हस्बैंड का केस चल रहा है regarding electrocution, and then she had a point that metallization cannot is the pathognomic, और अगर नहीं है तो it is not electrocution, and she having that knowledge. So what do you think? Did you come across that video as well on social media? देखा ना, वो नॉनसेंस है। मतलब सारे केसेस में तो नहीं होता ना, डिपलिंग ऑफ सलाइवा एंटीमोर्टम हैगिंग के बोलते हैं। अब वो उसका डिफाइनिंग मतलब श्योरेस्ट साइन ऑफ एंटीमोर्टम हैगिंग है, लेकिन नहीं कि हर एंटीमोर्टम हैगिंग में वो मिलेगा, और मिलेगा तो इसका मतलब एंटीमोर्टम हैगिंग नहीं है। दोनों नहीं है ना। तो वो तो जब होगा जब ड्राई स्किन पे अगर आपका मेटालिक सरफेस है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, वो आपकी स्किन के कांटेक्ट में आया तो आपको वहां पर मेटल पार्टिकल मिल सकते हैं। बट अगर वेट सरफेस है या फिर आपका कनेक्शन ही दूसरी तरीके से हुआ है, तो उस केस में आपको जैसे आर्सिंग वगैरह हो गई, उन सारे केस में कहां से मेटल पार्टिकल मिलेंगे? क्योंकि अगर मान लो गीले फर्श पे वो चिपक के मर गया करंट, तो कोई मेटेलिक पार्टिकल उसमें नहीं मिलेगा। डेथ इन वॉट, बाथटब में डेथ हो गई, मतलब पानी में डेथ हो गई, तो उसमें तो मिलना ये है ही नहीं, जरूरी नहीं है। मतलब ये, और वैसे भी ये एक पुरानी मतलब बात है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि रूटीनली हम हर केस में करते ही हैं। बेस्ड ऑन जो हमारा एंट्री वूंड होती है, क्रेटर उसका जैसा शेप होता है, उसके सरकमफ्रेंस रेज्ड होता है, और उसमें पेल बेस होता है, चारिंग होती है टिश्यूज की। तो इन सब चीजों से, और साथ में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी आता है बहुत सारा, तो इट कैन बी एंसिलरी कह सकते हो, एक एडिशनल इसकी वैल्यू हो सकती है ये मेटलाइजेशन की। पर ये कोई ऐसा नहीं है कि ये होगी तो तभी अपन एंट्री वुंड कह पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब लेकिन उसमें वही बात है कि हाफ नॉलेज इज डेंजरस थिंग। तो वो जो मैंने भी वो वीडियो देखी थी, तो उसमें लोगों ने लिख रखा था शिक्षा बहुत जरूरी है, ये है वो है, और बाद में जाके फिर मेरे को थोड़ी क्यूरियोसिटी भी जागी, तो फिर मैंने जाके वो पूरा का पूरा वो जजमेंट पढ़ी, एंड शी वाज कन्विक्टेड ऑफ दैट क्राइम। हाँ she is। हाँ जी, ठीक है, वो कन्विक्ट हो चुकी है उसमें। और मतलब वो पूरा का पूरा मतलब जो जो ट्रायल कोर्ट की जो जजमेंट है वो मैंने पढ़ी, तो उसमें पूरा का पूरा शी हैड प्लान्ड इट, मतलब बहुत बढ़िया से प्लान किया उसको मेटिकुलसली, और उसके बाद उसने एग्जीक्यूट भी किया, और वो वायर भी मिली है। मतलब ये बात कहनी कि मेटलाइजेशन नहीं हुई, उसके लिए वायर होना जरूरी है, तो वो वायर भी मिली है जिसके साथ एलिज किया है कि उसने उसको इलेक्ट्रोक्यूट किया है मल्टीपल प्लेसेस पे। पानी घुसेड़ दिया है या फिर मतलब कि पानी वानी में डाला तो क्या? उसमें जो जज ने जो जजमेंट दी है, उसमें थोड़ी हिंदी में थी तो मेरे को समझ आने में थोड़ी मुश्किल थी। उसमें उसने बार बार यही बात बोली है कि इट इज ऑल बेस्ड ऑन corroborative एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। हाँ जी, हिंदी बोल। हाँ जी, हाँ जी। तेरे से मराठी का नहीं बोल रही क्या? मेरे को आती है मराठी, मैंने सीख ली पेपर वर्क कितना मराठी में, 3 साल में आ गई अपने को मराठी। वो बोल रहे थे कि अगर दम है तो अंबानी के घर पे जाके बोल के बताओ कि मराठी मराठी। मैंने कहा दिविशा से जाके बोल के बताओ, वो बताएगी तेरे को। मतलब
बायोलॉजी में ऑलवेज एंड नेवर का रूल तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। साइंस में, मेडिकल साइंस में, कि ऑलवेज एंड नेवर, दीज टू वर्ड्स नेवर एग्जिस्ट। Every case is a new case. Every patient is different. Every dead body is different. Everything is different. Every human is different. तो इसमें ये होना ही चाहिए, ये है तो ही ये है, ये तो कहीं रूल आता ही नहीं है। इसका इलेक्ट्रोक्यूशन वाला केस तो मतलब मेरे को उसी टाइम समझ में आया था कि मैंने कहा यार, और वैसे भी इलेक्ट्रोक्यूशन में लास्ट में अपने स्टैंडर्ड बुक्स देखो, लास्ट लाइन जहाँ पे पोस्टमार्टम फीचर्स खत्म होते हैं ना, डायग्नोसिस ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन, उसमें लिखा हुआ इट इज अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। यस, बिल्कुल। कि आपको फिर भी Yes. पता नहीं कि अगर एंट्री एग्जिट मिल गया तो आप उसको इग्नोर कर दोगे, क्योंकि एंटीमोर्टम पोस्टमार्टम में मतलब ज्यादा ऐसा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते आप। अगर पेरीमोर्टम पीरियड में आपने उसको शॉक दे दिया डायरेक्ट लेके, वो आएगा इलेक्ट्रोक्यूशन टाइप पे, सही है। उसमें चेंजेस तो वही आने हैं। ये कई सारे इसमें वो है। अभी सेम केस यहाँ पे हुआ था उदयपुर में, खैर वील नॉट गो इनटू दैट, Go into that. हाँ सेंसिटिव केस है यार वो एक्चुअली। हाँ, तो उसमें बट that's a different. मुझे लगता है कि अगर बेसिक इलेक्ट्रोक्यूशन की जानकारी होती ना, और ये पता होता डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन क्या होता है, हिस्टोपैथोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, और हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेज दिया तो भी आप कंफर्मेटरी ओपिनियन नहीं दे सकते। बस इतना सा ही कहना था। थोड़ा सा इसमें वही जैसे गुरप्रीत बोल रहा था ना, हाफ नॉलेज। This social media, like today I really wanted to talk about social media. कि social media क्या, मेडिकल को लेकर के सोशल मीडिया में जो चल रहा है, ये राइट फ्रॉम सम मेडिकल स्टूडेंट डिपिक्टिंग अ लाइफ, और वो छोटे छोटे क्लिप्स ऑफ सम जजमेंट्स निकल के आए उस जैसे। अभी इसी में ये भी हुआ, दिस केस बिकम, इवन वी वेंट थ्रू, अपने भी क्यों पता चला अपने को, जब अपने को वीडियो देखी कि अरे ऐसा भी हुआ है क्या। ऐसे ही वन अनदर थिंग that I was able to see through social media only, and also obviously in our courses, this combining the course of Ayurveda and medical sciences, कि हम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को एलोपैथिक डॉक्टर्स को की प्रैक्टिस को करने दें। लाइक वी शुड मेक द ब्रिज इन बिटवीन, जो गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स जीआरस निकाले हैं रिगार्डिंग दिस। इसके भी आई वाज गोइंग थ्रू सम वीडियोस, सम वर पॉजिटिव ऑब्वियसली, सम वर नेगेटिव ऑब्वियसली। तो व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस शशांक बॉस, क्या है? ये देखो, सबको आइडेंटिटी क्राइसिस है। जब तक एमबीबीएस बहुत सारे थे तब तक दिक्कत नहीं थी कि कोई भी आ जाओ, कर तो पाओगे नहीं क्योंकि हम हैं। अब दिक्कत ये है कि इतने हो गए एमबीबीएस वाले भी कि उनके आपस में फाइटिंग शुरू हुआ। और फिर एक्चुअली अगर स्ट्रेटेजिकली देखो, अगर आप जिपमेर की तरफ से, तो अगर एक आयुर्वेद वाले को आप अगर ये ब्रिज कोर्स करा रहे हो और उससे 15 लाख रुपए फीस ले रहे हो, 20 लाख रुपए फीस दे रहे हो, तो क्या नहीं रहेगा? एमबीबीएस वाले को आप आयुर्वेद का कोर्स कराओ 1 लाख रुपए में, वो नहीं लेगा। हु इज मोर सिक्योर इन हिज ओन डिग्री? बताइए, हमेशा कौन अच्छा, आप कभी आयुर्वेद देने की कोशिश नहीं करते, आप कभी होम्योपैथ देने की कोशिश नहीं करते। इट्स ऑल अबाउट सेल्फ आइडेंटिटी। मैंने देखा था एक बार शायद पीएमटी में, एक बार एक बच्चे ने फर्स्ट रैंक वाले ने आयुर्वेद उठाया था, देखा था या टॉप 100 में था वटेवर। उसके फादर आयुर्वेद का बहुत बड़ा चेन चलाते थे, तो उसने आयुर्वेद ही लिया, तो लिया। सही है ना, तो इसीलिए लिया उसने। हाँ, तो उसके लिए वो सही था, बट ही वाज वेरी ग्लोरीफाइड, और वो उसको बहुत प्रचारित किया गया, राइटली व्हाटएवर। बट द थिंग इज कि आयुर्वेद में हो तो आयुर्वेद को फॉलो करो। इट्स नॉट अबाउट कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, इट्स ऑल अबाउट कि डू यू रेस्पेक्ट योर ओन पैथी। अगर आप अपनी पैथी को एक्सपेक्ट मतलब रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो और आप दूसरे में जाना चाह रहे हो कि हम भी लिख सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, तो फिर इट्स ऑल अबाउट योर आइडेंटिटी। मतलब आप, मैं जाके आज ये नहीं बोलता कि मैं कंप्यूटर डिजाइन कर सकता हूँ और हमें भी राइट मिलना चाहिए। क्यों? हम सिक्योर है ना अपने आइडेंटिटी में। इंजीनियर आके अपने से नहीं बोलता। ये बड़ी क्लोज लेवल वाले, जैसे आयुर्वेद होम्योपैथ। अच्छा, आयुर्वेद वाले होम्योपैथ क्यों नहीं बोलते कि हम होम्योपैथी की प्रैक्टिस करेंगे? होम्योपैथ वाले क्यों नहीं बोलते हम आयुर्वेदिक की प्रैक्टिस करेंगे? सबको एलोपैथी क्यों करनी है? तो क्यों करनी है? तो दैट्स इट। अभी स्ट्रेटेजिकली तो जितना का बहुत अच्छा हो गया था। आप लो 20 लाख रुपए, और उनको अगर आयुर्वेद करने के बाद मुझे पैरासिटामोल लिखने का मौका मिलता है लीगली, अगर क्या कहते हैं, पुडुचेरी मेडिकल काउंसिल के अंदर जो वहाँ की है, कि भाई 20 लाख देके मैं यहाँ पे तो बेसिक ट्रीटमेंट तो कर ही सकता हूँ, तो कौन नहीं देगा? वो स्टेट मेडिकल काउंसिल अलाउ कर देगी उसको, क्योंकि जिपमर इज द डिफाइनिंग इंस्टीट्यूशन वहाँ का। तो कई कई उसमें अब प्लस माइनस दोनों के हैं। अब गुरप्रीत ने तो
क्या लगता है इसके बिग बॉस इस आयुर्वेदा वालों को एलोपैथी करनी चाहिए क्या? मतलब हम ऐसा मतलब मुझे तो ये भी लगता है कि जो 5 साल के एमबीबीएस में हम बढ़ते हैं जितना डिटेल में या जिस मैनर में हम बढ़ रहे हैं हमारी प्रैक्टिस को करने के लिए, जो वही बात हो गई कि हमारी जो प्रैक्टिस है, हमारी जो पैथी है, उसके लिए हम एक मैनर में पढ़ते हैं। आयुर्वेदा का मैनर पढ़ने का अलग है, उनका ट्रीटमेंट का मैनर अलग है, डायग्नोसिस का मैनर अलग है। तो वो नॉलेज गेन कर रहे हैं अपने अंडरग्रेड ईयर्स में और सडनली वो एक शॉर्ट टाइम पीरियड में एक अलग चीज कर रहे हैं और फिर वो उनकी एंटायर चीज कैसे चेंज हो सकती है? लाइक हाउ दीज टू थिंग्स कैन मैच? पहले तो बॉस ने बहुत बढ़िया तरीके से मतलब इसको एक्सप्लेन कर दिया, मतलब आइडेंटिटी क्राइसिस वाली बात। इसमें एक बात और जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये है कि हर बंदा चाहता है कि मैं दवाइयाँ लिख सकूँ। पैसा तो वहीं से ही आता है। बस यही मतलब है, किसी बात को है। कोई मतलब नहीं है कि मेरी डिग्री क्या है, मैं एमबीबीएस हूँ, मैं एमडी हूँ, मैं एमडी होम्योपैथी हूँ, मैं बीएमएस हूँ, मैं वो शल्य चिकित्सा वाला हूँ, क्या है, ये है। बस जो डॉक्टर है, वो भी चाहता है कि मैं दवाई लिख सकूँ। डॉक्टर कभी नहीं चाहता है कि मैं डायग्नोसिस कर पाऊँ। छोटे लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, जो जैसे इंटर्न्स हैं जो या कुछ और हैं, तो वो क्योंकि उनको ऐसा लगता है, हमारे भी प्रॉब्लम भी है, हमारे जो मतलब सो कॉल्ड एलोपैथी है, मॉडर्न मेडिसिन है। अब मॉडर्न मेडिसिन को फॉलो कौन कर रहा है? आप बहुत सारे इंटर्न से पूछो या जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनसे पूछो, भाई एंटीबायोटिक देने से पहले क्या करते हो? तो उनका क्या रहता है कि हमारे तो जो बॉस थे वो ये देते थे, जब हमें पढ़ाते थे, तो जब भी कोई खांसी वाला आया तो हम उसको जिथ्रोमाइसिन दे देते हैं। कोई अगर ऐसा आया तो हम उसको ये दे देते हैं, कोई ये आया तो उसको फ्लॉक्सिसिन दे देंगे, कि ये आया तो उसको नाइट्रोफुरेंटाइन दे देंगे। बस ये मोटा-मोटा सा अरे उससे पूछो, भाई तू क्या दवाई देने के लिए बैठा हुआ है? डायग्नोस तो कर उसको हुआ क्या है? सही बात अब है। अगर अब अगर उसको डायरिया ही हुआ है, हेलमिंथिक डायरिया हुआ है उसे बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, उसे फूड पॉइज़निंग की वजह से हुआ है, क्या कारण है भाई उसका? तो थोड़ा सोच तो सही, तेरे को माइक्रो की किताब इतनी मोटी पढ़ाई है, उसमें सारा कुछ तेरे को बता रखा है। अगर तू उसको यूज़ नहीं कर रहा, सिर्फ़ दवाई ही लिखनी है, तो फिर तेरे को क्यों बुरा लग रहा है, अगर कोई और दवाई लिख रहा है? तू कौन-सा सोच के लिख रहा है? तो बात ये है कि हर बंदा सिर्फ़ दवाई लिखना चाहता, दूसरा क्या है कि एक इमेज फ़ॉर्म हो जाती है लोगों के दिमाग में, जैसे डॉक्टर है, तो डॉक्टर क्या है, उसने स्क्रब पहन रखे हैं और हाथ में स्कैल्पेल है और वो ऑपरेशन कर रहा है, वही डॉक्टर होता है। तो अब इसी इमेज के पीछे सब भाग रहे हैं, वैलिडेशन, वही वैलिडेशन के फर्स्ट लिए। फर्स्ट पॉइंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हाँ, सोशल मीडिया में वैलिडेशन। एक हाँ, बेसिकली कि हमें पब्लिक में एक वैलिडेशन चाहिए कि वैलिडेशन चाहिए, वो वैलिडेशन के पीछे हम भाग रहे हैं। दैट वैलिडेशन इज चाहिए। ट्रू। हाँ, और दूसरा क्या है कि एक एलोपैथी वर्ड से वैसे मेरे को ऐसा लगता है कि मॉडर्न मेडिसिन इज़ बेटर वर्ड। अब उसमें वही बात है कि होम्योपैथी वाला भी चाह रहा है कि मैं मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर बन जाऊँ, आयुर्वेद वाला भी चाह रहा है कि मैं ये वाला बन जाऊँ। लेकिन हमारी तरफ से कोई उधर नहीं जा रहा, उसका भी एक बड़ा कारण यही है कि आइडेंटिटी क्राइसिस उतना नहीं है। लेकिन मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा कि अब जैसे एमबीबीएस के बाद जब एमडी आती है, उसके बाद जो हायरार्की डॉक्टर्स ने, एमबीबीएस वालों ने अपने मन में बना के रखी हुई है कि जो सबसे बढ़िया तो रेडियो वाला होगा और जिसको कुछ नहीं आता, मतलब आई डोंट बिलीव इन दिस, लेकिन लोग ऐसे कहते हैं, जिसको कुछ नहीं आता कहते हैं कि वो तो एनाटॉमी ले लेगा। मेरे को ऐसा लगता है कि एनाटॉमी से इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ही कोई नहीं है। कोई नहीं है। फिजियोलॉजी इज़ मदर ऑफ मेडिसिन। ट्रू। तो अब बात ये है कि हम खुद भी तो ऐसे ही हैं, तो हमें क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है? बाकी आइडियली देखो, जो चीज़ गलत है सो गलत है, नहीं होना चाहिए, उनको नहीं मिलनी चाहिए। एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा, जो पहली बात हम कर रहे थे, वो जो इलेक्ट्रोक्यूशन वाला केस था उसमें। अब ये कैसे मतलब जुड़ती है जाके ये सोशल मीडिया और ये हाफ नॉलेज वाली बात से? मैं कमेंट्स देख रहा था उसके नीचे, तो उसके नीचे किसी ने कमेंट कर रखा था, "यू गो लेडी।" तो फिर मैंने वो प्रोफाइल खोल के देखा तो वो एक यंग लड़की थी। मतलब हो सकता है कि वो अब कोशिश कर रही हो अपनी ज़िंदगी में थोड़ी लिबरल बनने की, और वो उसे लग रहा था कि मैं इंस्टाग्राम पे ये जो बीबी है उसको मैं सपोर्ट करूँगी, तो शायद मैं कुछ बढ़िया कर कर पा रही हूँ अपने उसमें। अब एक्चुअल में वो उसने ये नहीं पढ़ा, उसने सिर्फ़ एक छोटी-सी 10 सेकंड की क्लिप देखी है। उसने ये नहीं पढ़ा कि ये जो
फीमेल है, ये कन्विक्ट हो चुकी है, इसको हम्म, सजा मिल चुकी है, अभी इसने रिव्यू पिटीशन डाल रखी है। अब एक अक्यूज्ड के बाद एक दोषी कन्विक्ट को एक लड़की, दूसरी जो खुद को एक लिबरल और एक फेमिनिस्ट समझ रही है, गलत बात नहीं है, मैं गलत नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हाफ नॉलेज इज डेंजरस थिंग, वो कह रही है यू गो गर्ल, वो उसको वैलिडेट कर रही है कि बहुत अच्छी बात है भी तू ये सवाल पूछ रही है, तो मतलब ताना बाना ही बिखरा हुआ है सारा। तो नहीं, मैं तो कुछ लोगों का ये बीएचएमएस और मॉडर्न मेडिसिन के रिगार्डिंग में जो कॉमन पीपल है, द वंस हु आर नॉट कंप्लीटली आउट ऑफ द मेडिकल फील्ड, उनका देख रही थी। सो इट कम्स अ लॉट फ्रॉम आवर इंडियन सोसाइटी कि हाँ भाई, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट, होना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए आयुर्वेदा वालों को। लाइक वी हैव टू टेक द इंडियन कल्चर मोर फॉरवर्ड। देन आई वाज थिंकिंग ऑन दिस के अगर आपको अक्यूटली कुछ हो जाता है तो मॉडर्न मेडिसिन के अलावा तो शायद कहीं दवाइयाँ नहीं है आपकी अक्यूट सडन बीमारियों को बचाने के लिए। अगर आपको कार्डियक अरेस्ट में अगर आप जा रहे हो तो शायद आयुर्वेदा के पास कार्डियक अरेस्ट से आपको बाहर निकालने के लिए शायद दवाई एग्जिस्ट नहीं कर रही है। और उतनी नॉलेज भी हो पाना कि इस मोमेंट पे क्या देना है, आई थिंक इट नीड्स टू हैव द थॉरो स्टडी एंड दैट कैन नॉट बी कवर्ड इन अ ब्रिज कोर्स। आप किसी भी ब्रिज कोर्स में आप इंसान को एक थरो नॉलेज नहीं प्रोवाइड कर सकते हो ना। आप उसको बेसिक्स क्लियर कर सकते हो, बेसिक चीजें करवा सकते हो, बट बेसिक तो है ही नहीं। वंस यू आर आउट इन द पब्लिक डीलिंग एज अ डॉक्टर, एवरी केस इज डिफरेंट। यू माइट एनकाउंटर विद समथिंग which seems very tiny but it has a very deep connections। हो सकता है वो एक सिंगल सिम्टम ऑफ फीवर इज समटाइम्स कैंसर। तो ये चीज आप, आई थिंक दिस कम्स विद अ थरो नॉलेज, दिस कैन नॉट कम विद अ ब्रिज कोर्स। एक और बात जो आपने कही, जैसे कि इंडियन कल्चर को आगे लेके जाना है आयुर्वेद, कौन मना कर रहा है कि आयुर्वेद पुरानी नहीं है? हम तो मानते हैं बिल्कुल है। और हम तो रिस्पेक्ट करते हैं इस बात की, बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ये कहो कि जो आयुर्वेद वाला है, जिसने 5 साल कुछ पढ़ाई नहीं की जो एक मॉडर्न मेडिसिन वाला करता है, आप उसको बराबर कर दो। मतलब मेरे को तो लगता है ये डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो आप आयुर्वेद की। मतलब एक 400-500 साल पुरानी एक सो कॉल्ड एलो मीन्स जो उल्टी है, जो गलत पैथी है, आप एलोपैथी के लिए को प्रैक्टिस करने के लिए लड़ रहे हो अगर आपकी इतनी पुरानी है तो। अरे भाई है, लेकिन हर चीज की कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं। कौन सा है, राइट? डीडीटी जब डीडीटी इन्वेंट की गई, मतलब उसको जब बनाया गया, फॉर्मुलेट किया गया, तो उसके लिए नोबेल प्राइज वाज गिवन। उसके 2 डिकेड बाद जब ये पता चला कि डीडीटी से तो इतना नुकसान, कौन अटक गया? नोबेल प्राइज दिया गया। मतलब इट इज अ कंटिन्यूअसली इवॉल्व। ये मना नहीं कर रहा, फाइनल क्लेम नहीं लेके आ रहा मॉडर्न मेडिसिन। मैचिंग अब मॉडर्न मेडिसिन एंड मैचिंग आयुर्वेदा एंड मेकिंग अ ब्रिज कोर्स, ये इट इज practice एब्सर्ड, it's absurd. Like, what's the एब्सर्ड। point of this? Let Ayurveda ones who have studied Ayurveda, let them practice Ayurveda, because Ayurveda also has those kind of cures which are still not there in modern medicine. But the things what modern medicine is covering cannot be covered by Ayurveda. तो जो चीज जो इंसान कर रहा है, जिसने जिसकी पढ़ाई की है प्रोफेशनली, उसको वो करने दी जाए। उसके बीच में एक ब्रिज बना के कि हम यहाँ से वहां पार लगा लेंगे, उसका कोई अर्थात नहीं निकलता है ना। मतलब जुगाड़ करना है तो कर सकते हो, मतलब ऐसा जुगाड़ू सिस्टम चल जाएगा ये कि बंदे क्यों। एक्चुअली बात वही है कि हर बंदा चाहता है कि एक बंदा चिट्टे कपड़े पाके, सफेद व्हाइट कोट डाल के, वो बस वहां दवाई लिखने के लिए बैठा हो, बस यही डॉक्टर है लोगों के दिमाग में भी और सरकार के दिमाग में भी। वो बस चाहते हैं कि एक बंदा दवाई लिखने के लिए बैठा हो, वही डॉक्टर है। और वैसे ही डॉक्टर अगर बनाने हैं देन इट इज कम्प्लीटली अप्रूव्ड, ये बिल्कुल सही है बात। लेकिन अगर आपको सही से देखें अपन, तो मेरे हिसाब से तो ये होम्योपैथी वाले अपने फादर ऑफ होम्योपैथी की बेइज्जती करते हैं बोल के कि वो सारी उम्र ये कहता रहा कि ये एलोपैथी है, ये एलोपैथी है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अब वो लड़ रहे हैं कि भाई हमें एलोपैथी वाली दवाइयां लिखने दो। हैनेमैन जो है, हैनेमैन की आत्मा को कितना दुख लगता होगा
ये देख के कि मेरे बच्चे ये कह रहे हैं कि मेरे को पैरासिटामोल लिखने दो, ये सब दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करने दो। वो करो ना जो आपने पढ़ा है, जो आपने सीखा है, जो अलग है और जिसका खुद का हाँ, एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। हाँ, बिल्कुल। उस चीज़ को आगे भी लेके जाओ ना, लोगों को बताओ कि आयुर्वेदा से क्या-क्या बेनिफिट्स है, होम्योपैथी के क्या बेनिफिट्स हैं। शो दैट आउट, एटलीस्ट शो दैट लाइफ ऑफ आयुर्वेदा बना लो यार। कंक्लूडिंग बात ये है कि भाई सब अपनी-अपनी जगह अच्छे हैं, लेकिन अपना मकान बनाने पे ज़्यादा ध्यान दो, दूसरे के बनाए मकान में मत घुसो। बिल्कुल। हाँ, मेरा किसी काम का नहीं है। ठीक है, मतलब कि इतने पुराना अपना वैदिक ज्ञान है, उसके अंदर सुश्रुत संहिता है, संहिता है, चरक संहिता है। उसको अगर आप डिसयूज़ करके और एलोपैथी की तरफ जा रहे हो, तो या तो आप शुरुआत से ट्राई करते कि आप एलोपैथी की तरफ ही जाओ। ठीक है? कमिटेड योरसेल्फ टू द पाथ कि आप वैदिक ज्ञान की तरफ जा रहे हो, तो फॉरवर्ड उसमें इन्वेस्टमेंट करो, रिसर्च करो, निकालो। कुछ ना कुछ तो के लिए भी निकल के आएंगे। आयुर्वेदा क्या है, वो पूरा सब्सटेंस है, और एलोपैथी क्या है, उसका एक्सट्रैक्ट है। वो था ना सिनकोना लेंजरीना, क्या होता है वो, कुनेन किससे निकलती है, सिनकोना से निकलती है। हाँ। बिल्कुल, मलेरिया का जो ट्रीटमेंट है। हाँ। मलेरिया के अंदर मतलब आयुर्वेदा में देते हैं। अर्जुन की छाल के अंदर एंटीकोगुलेंट्स होते हैं, प्लेटलेट एग्रीगेट्स होते हैं, जो बोलते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म में आयुर्वेदा में वो ब्लॉकेज खोलती है, और वाकई में खोलती है वो है। अपनी टॉक्सिकोलॉजी सारी इसी से भरी हुई है बस। हाँ। चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन सारी इसी से मसल भरी से हुई ही है। हाँ, प्लांट वो प्रॉब्लम ये नहीं है, हमें इसके साथ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस बात से है कि जो बंदा इस रास्ते को कमिट कर चुका है, वो इसको छोड़ के कुछ और करना चाह रहा है। क्यों ये करना प्रॉब्लम चाह रहे हो आप? हाँ, मतलब और वो चीज़ मैच होती ही नहीं है ना। मतलब ये एलोपैथी, ये मॉडर्न मेडिसिन का जो वे ऑफ ट्रीटमेंट डायग्नोसिस है, उसका जो पर्सपेक्टिव है वो अलग है। आयुर्वेदा का जो ट्रीटमेंट है, डायग्नोसिस है, और उनका जो पर्सपेक्टिव है कि भाई आपको बीमारी आने ही नहीं देनी है या जड़ से खत्म करनी है, अपन ये बोलते हैं लाइक टू हैव द क्योर, कंप्लीट क्योर। एंड अब अपन नॉर्मल में हल्दी इज एंटी इन्फ्लेमेटरी, यस इट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी, रोज हल्दी का दूध पियो, नहीं एंटी इन्फ्लेमेटरी है, बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी है हल्दी। बट अक्यूट स्टेज में अगर इन्फ्लेमेशन हो गया तो क्या हल्दी खाने से ठीक हो जाओगे? नहीं हो पाओगे, तब तुम्हें दवाई लेनी पड़ेगी। वो बोलते हैं ना, बात उनका कॉन्सेप्ट ये है कि बात पित्त कफ में, और अपने आप न्यूट्रोफिल और इयोसिनोफिल तक पहुंच जाते हैं, तो फिर बैलेंस हो ही नहीं सकता। आप सोचो ब्रिज करके बात पित्त कफ को आप इयोसिनोफिल से जोड़ दोगे, तो ये तो प्रैक्टिकल It doesn't make sense. It actually doesn't make sense. मतलब एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस सा बन जाएगा मेरे हिसाब से। तो अगर कोई बंदा सोचने वाला है थोड़ा बहुत, जिसने आयुर्वेद की पढ़ाई की है, उसको आप ये सब चीजें बताओगे, तो मैं होता अगर उस जगह पे, तो मेरे को तो ऐसा लगता है मैं दीवार में सिर मारूं अपना, मैं क्या कर रहा हूँ। सभी जगह है, पता है। अभी अभी आयुर्वेद एलोपैथ वर्सेस अपन आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, Even जैसे सीटीबीएस और डीएम कार्डियोलॉजी यहाँ पे एक्सिस्टेंस के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, ये इन्फेक्शियस डिजीज में माइक्रो वाले आएंगे कि नहीं आएंगे, मेडिसिन वाले डीएम करेंगे कि नहीं करेंगे, इसमें हो रहे हैं। तो एवरीबॉडी इज फाइटिंग फॉर देयर सर्वाइवल, एवरीबॉडी इज फाइटिंग फॉर देयर नीश। कितना मेरा नीश बचा के रखना है, और इसमें हम लोगों के अलावा कोई एंटर नहीं कर पाए। मैं This parallel entry of doctors, now let's have a word about this also. हाँ If we are entering in this direction, let's have इसके बारे में भी बात कर ही लेते हैं। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। What do you think, शशांक बॉस? मतलब आप इनिशिएट ही कर रहे थे। Please continue on it. इन द सेंस कि मतलब कि मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल कॉलेजेस में हाँ मतलब कि होना चाहिए, लेकिन एट द लेवल ऑफ एसआर या एपी, मतलब डायरेक्ट एसोसिएट या प्रोफेसर के लेवल पे नहीं होना चाहिए। उसके मतलब बहुत सारे रीजंस हैं। मतलब बीइंग असिस्टेंट एसोसिएट नाउ, अब समझ में आता है कि वो जो लर्निंग कर्व था पूरा एसआरशिप का, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट था। अब ये बोल रहे कि मेडिकल ऑफिसर विद 10 ईयर एक्सपीरियंस इज इक्विवेलेंट टू मतलब एसोसिएट। तो चलो ठीक है, यू हैव मतलब आपने कमी तो पूरी कर दी, ठीक, बट कमी पूरी करने का इसके अलावा भी तरीका हो सकता था। यू कुड हैव एनरोल्ड के मतलब कि हाँ आप 10 इयर्स हो, ठीक है, आपको 2 साल का एपी का एक्सपीरियंस हम गिफ्ट में देते हैं। यू स्टार्ट विद प्लस 2 इयर्स ऑफ एपी एक्सपीरियंस। आप और 2 साल एपी करोगे तो आपको हम एसोसिएट बना देंगे। क्योंकि एसोसिएट से क्या होता है कि कटिंग लाइन आ जाती है कि एसोसिएट एंड अबव ये सारे पीजी गाइड बनते हैं। तो आप इमेजिन करो, एक 10 साल से एक पेरीफेरी में एक डॉक्टर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पेशेंट देख रहा है, ही हैज नो एक्सपोजर ऑफ रिसर्च वर्क और ये सब कुछ नहीं है, और फिर उसके बाद में आते ही उसके फर्स्ट उसमें उसको कोई पीजी उठा लेता है, हाउ ही विल बी एबल टू गाइड दैट स्टूडेंट। एंड सेकंड थिंग इज
At places where professors are not available, they are unit heads. They're eligible to become unit heads. तो unit head is a very big responsibility. Dividing the charges और उसके अंदर मतलब patient के bedside rounds, treatment protocol decide करना, बहुत सारी चीजें होती lot of other things are there in the department apart from the हैं। treatment and the patient perspective also. वो एसोसिएट का हम बता रहे हैं, मतलब मैं पर्सनली इसके अगेंस्ट नहीं हूँ और इसमें कोई क्राइसिस वाली बात नहीं। आते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग हैं, ऐसे नहीं तो वैसे फायदा मिलना चाहिए, कैसे भी मिलना चाहिए। बट द थिंग इज कि चलो आपने एसोसिएट बना दिया, बट लेट देम हैव सम इंक्यूबेशन पीरियड कि डोंट कि यू वोंट बी एबल टू टीच फॉर 2 इयर्स। नंबर 1 यू वोंट बी एबल टू मतलब कि जैसे डेमो रूम में आप जा सकते हो, छोटे बैचेस ले सकते हो, लार्ज ग्रुप टीचिंग आप नहीं कर सकते। मतलब पूरे एलटी में और वाकई में उनके नहीं होता है यार, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए लार्ज ग्रुप टीचिंग के लिए। मतलब अभी तक हमने ट्रीटमेंट और बेसिक प्रोटोकॉल्स की बात करी। एकेडमिक्स में अगर आप जाओगे तो लिस्ट बनाना और नए प्रोटोकॉल्स के हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम करना, बीसीएमई मतलब बीसीएमई का पूरा कोर्स होता है, बेसिक कोर्स इन मेडिकल एजुकेशन। अभी जो Education. इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट का पूरा कॉन्सेप्ट आया है, उसके बाद वैकेंसीज आ गई है टॉपिक्स की जगह, पूरा चेंज हो गया सिनेरियो। आपको ये नहीं है कि आप टॉपिक आप क्लास लेने जाते हो ना कि 17 तारीख को 3 से 4 बजे तक की क्लास लगेगी, किसकी कि नहीं मतलब मैकेनिकल इंजीनियर्स की क्लास नहीं लगेगी। उसमें टॉपिक ये लिखा जाता है एट द एंड ऑफ द डे यू शुड बी एबल टू, कॉम्पिटेंसी होती है, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंजरी एंड नोट इट इन योर मेडिकल लीगल रिकॉर्ड। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो गया। इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट की अवधारणा इन्होंने चेंज कर दी, पूरा कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया। एंड देन नाउ दे वांट टू शिफ्ट के पैराडाइम के वी जस्ट वांट टू फुलफिल द डेफिशिएंसीज और उसके लिए हम वहां से स्टार्ट करें। नहीं यार, तुम एपी से स्टार्ट करो। आप एपी में उनको +2 दे दो, मतलब कि एक एपी 4 साल के बाद एसोसिएट बनाता है, आप उस जो लेटरल एंट्री वाला है उसको आप 2 साल में एसोसिएट बना दो, बट लेट हिम हैव सम इंक्यूबेशन पीरियड के एज ए फैकल्टी वो 2 साल ऑब्जर्व करे, सीखे। मतलब डायरेक्ट आपने उसको मेन उसमें भेज दिया यार। Like true, this is very fair point क्योंकि in medical colleges parallelly there is medical teaching ongoing of undergraduates and postgraduates. So someone who has not worked in a medical college has not experienced medical training in education specifically. So that person and the person needs experience to teach. First learn, then teach. That is how it is. तो पहले that time period is definitely required. It cannot like same बात वो CBME curriculum that is now, which makes everyone competency based learning is there in undergrad. Even in postgrad, it's there now. So if someone is coming out from the periphery who's just working in a healthcare system, और वो उनको सडनली बोला जाए कि आप मेडिकल एजुकेशन की ट्रेनिंग करो, मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करो आप, तो उतना लेट द पर्सन लर्न ऑल्सो दैट मेडिकल एजुकेशन, हाउ टू गिव द एजुकेशन। टीचर बनना भी उतना भी आसान नहीं होता। टफेस्ट जॉब। ट्रीट करना इजी है, टीच करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ट्रीटमेंट में अगर आप मेसअप करते हो तो यू मेसअप विद जस्ट वन पेशेंट। अगर आप एक स्टूडेंट के साथ मेसअप कर देते हो तो एक पेशेंट, एक जो स्टूडेंट है वो अपनी लाइफ में एटलीस्ट 1.5 से 2.5 लाख पेशेंट देखता है ऑन एन एवरेज। तो आप उन सबके कॉन्सेप्ट के साथ मेसअप करते हो। Very big thought. Very big thought. True. There should be some incubation period, right? एक टाइम पीरियड होना चाहिए जिसमें they should be trained for those things. उतना समय रहे, they should learn it, and then definitely because अगर ये कवर अप कर रहा है, आप जितना जिस हिसाब से सरकार हर जगह नए मेडिकल कॉलेजेस ओपन अप कर रही है और वहां पे डेफिशिएंसीज हैं, so it's a good way to actually sort that deficiency problem. But it's more like a shortcut rather than having a better version to it, and it can have a better version to this. Yes. बट वो एसोसिएट लाते ही ना, मतलब जैसे आपने मैदान में एक पिंच हिटर में इम्पैक्ट प्लेयर उतार दिया तो आप पीजी गाइड की मतलब वो कंडीशन खत्म हो जाती है। मतलब आपको पीजी गाइड मिल जाता है, पीजी स्टूडेंट मिल जाते हैं वहां पे, और बाद में आपको उसके नाम से एमबीबीएस सीट में इंक्रीमेंट मिल जाता है। तो उसका इम्पैक्ट बहुत बढ़ता है जो एसोसिएट पोस्ट पे वो डाल रहे हैं। इसीलिए उन्होंने एक ब्लैंकेट 10 साल, मतलब कि 6 साल चाहिए होते, मतलब 4 साल चाहिए होते एपी के, डबल से भी ज्यादा उन्होंने उसका एक्सपीरियंस कर लिया। और उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी है 2 रिसर्च पेपर भी, वो बाद में शायद ऐसा रूल है कि विद इन टेन्योर 1 या 2 साल के अंदर वो 2 पेपर छाप दे रिसर्च पेपर, तो दे विल बी कंसिडर्ड डन। आई डोंट नो कि मतलब पहले प्री रिक्वायरमेंट है या फिर पोस्ट रिक्वायरमेंट है, बट सम क्लॉजेस आर देयर। बीआर की ट्रेनिंग है, बीसीएमई का सिलेबस है, तो ये सारी चीजें हैं उसमें। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब पर्सनली
मतलब मैं आई ऑलवेज वांटेड टू गो इन मेडिकल कॉलेज, पर चलो हालात सर्कमस्टांसेस होते हैं अलग-अलग। नाउ आई एम वर्किंग इन अ पेरिफेरल सेंटर। आई एम नॉट इवन वर्किंग एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। मेरा जो इसमें पर्सपेक्टिव है, मतलब आई डोंट थिंक इट इज़ अ गुड थिंग। अगर हम उस हिसाब से देखें, जैसे बॉस ने भी कहा कि बहुत सारी डिमांड है डॉक्टर्स की, उसको फुलफिल करने के लिए मेडिकल कॉलेज भी खोले जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज खोलने, फिर उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं टीचर्स की, वो सब ठीक है, उस हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, मतलब थोड़े टाइम के लिए इट कैन बी डन। पर मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि जो मेडिकल कॉलेज का टीचर होता है ना, वो टीचर पहले होता है, डॉक्टर बाद में होता है। हम्म, मतलब डॉक्टर जो मेडिकल कॉलेज में है ना, वो जैसे बॉस ने कहा, वो बहुत सारे बच्चों का जो बडिंग ईयर्स है, उसमें उनका पूरा का पूरा जो पर्सनैलिटी को शेप करता है वो। क्यूरियोसिटी, इंक्विजिटिवनेस, जानने की इच्छा, लाइफ को देखने का तरीका, पेशेंट की तरफ आपको कैसे, किस भावना से देखना है, ये सब चीज़ें भी वो साथ में इनकलकेट करता है उसमें। और जो पढ़ाई वाली चीज़ है ना, वो कभी भी जो पेरिफेरी में डॉक्टर है, वो नहीं उसके साथ मैच अप कर पाता। बिकॉज़ जो बाहर का जो वर्कलोड है, अब जैसे मेडिकल कॉलेज में जो प्रोफ़ेसर होता है या टीचर होते हैं जितने भी, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हो, एसोसिएट हो, प्रोफ़ेसर हेड हो, एडिशनल हो, कोई भी हो, उनका जो वर्क जो बर्डन है वो बहुत डिवाइडेड रहता है। उनके नीचे बहुत सारे लोग होते हैं काम करने के लिए, पर जब आप पेरिफेरी में काम कर रहे होते हो, यू आर ऑल इन ऑल। दूसरा, आप जब आप पेरिफेरी में काम करते हो, आप चाहते भी नहीं हो कि कोई और काम करे आपका। आप ही चाहते हो कि सारा काम मैं ही करूँ। हम्म, तो वो पढ़ाई तो बहुत पीछे छूट जाती है। हम्म, और पढ़ाई एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है जो चलती रहनी चाहिए। तो मतलब इससे अच्छा तो क्वालिटी वाइज़ तो अच्छा नहीं होगा, क्वांटिटी वाइज़ बहुत कुछ अच्छा हो चुका है, मतलब आगे भी हो जाएगा। क्वालिटी वाइज़ इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। और दूसरी बात है कि 2 पेपर छापने, ये सब आजकल सब कुछ हो जाता है ये। फोन आते हैं ना। हाँ, सब कुछ हो जाता है, लेकिन वो जो बात है ना कि हमने पहले भी बात की थी, पिछली बार भी बात की थी, नोवेलिटी वाली बात हो गई, या हम्म, एक कि कुछ नया करना है, और दूसरा क्या, एक अंदर आग जो जलती रहनी चाहिए कि कुछ नया करना है। वो एक जो कंटीन्यूअस कुछ नया करने की जो है, वो टीचर में ज़्यादा होती है मेरे हिसाब से। जो बंदा सरदार बन के डिस्ट्रिक्ट में इंचार्ज बन के काम कर रहा हो, उसके अंदर नहीं आ पाती। एंड इट इज़ मैंने पर्सनली भी देखा है ये चीज़ कि कभी भी मेडिकल कॉलेज का टीचर, अब वो खुद बोलते हैं, ये जो पेरिफेरी में काम करते हैं, कि सारे काम हम करेंगे तो मेडिकल कॉलेज वाले क्या करेंगे? तो जो मुश्किल काम है, औखा काम है, वो उनके पास भेजो, जो हमारे यहाँ नहीं हो सकता। जैसे तो हाँ बंडल जी, फोर्स का पोस्टमार्टम है हाँ कि जी। स्टेट मतलब सारे वो सारे एंथ्रोपोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट वगैरह चाहिए होते हैं, तो हुँ, कॉलेज में एनाटॉमी में फोरेंसिक में अवेलेबल होते हैं। हाँ, नहीं होते। और मान लो अब मैं यहाँ पे चलो काम कर रहा हूँ बहुत टाइम से, मान लो मैं साल का 150-200 पोस्टमार्टम कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी माना। बट देन आल्सो आई डोंट कंसिडर माय सेल्फ कि मैं अभी जाके अभी मेडिकल कॉलेज में चला जाऊँ और करूँ। मतलब मेरे को लगता है कि बहुत लंबा एक लर्निंग कर्व चाहिए, उसके बाद जाके आदमी को कुछ समझ आएगा कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है। बहुत टाइम लगता है पढ़ाने के लिए, हम्म, पढ़ाना सीखने के लिए ही बहुत टाइम लगता है। बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए मतलब क्वालिटेटिवली इट इज़ गोइंग टू हैव अ बैड इम्पैक्ट, क्वांटिटेटिवली इट इज़ अ मास्टर स्ट्रोक। इतने सारे केसेस भी तो हो गए ना, इट्स कमिंग सो मच इन द मीडिया नाउ दैट देयर आर कॉलेजेस विदाउट हाँ, टीचर्स। यूट्यूब पे क्लास अभी यहाँ पे शायद राजस्थान में भी ऐसा हो रहा है कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज से फर्स्ट ईयर की क्लासेस रिले होती है कई क्लासेस में हुँ, फिजियोलॉजी की, तो हम्म, चल रहा है यहाँ पे इशू। नहीं है फैकल्टी, एक्चुअली फैकल्टीज तो अपॉइंट हुई थी, लेकिन हुँ, ये पेमेंट मेथड्स या नॉर्म्स की वजह से फिर उन्होंने छोड़ ही दिया। हुँ। हम्म, मतलब अलग अलग रीजन है, कुछ के पर्सनल थे, कुछ के फाइनेंशियल थे, बट उन्होंने छोड़ दिया वहाँ से एपी की। अब वहाँ पे कोई फैकल्टी नहीं है, अब इंटरव्यू इतनी जल्दी होते नहीं राज में इसके। हुँ, हम्म, हुँ। तो मतलब अब एमसीआई था, एमसीआई से एनएमसी आ गया, फिर भी अगर चेंज नहीं हो पा रहा, तो जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि और भी तरीके हैं इसको इम्प्रूव करने के। तो प्रूव करने मतलब के। अब आप, मतलब अब मैं जहाँ पे हूँ, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के टीचर्स की रिटायरमेंट एज 65 तक करने की सोच रहे हैं। हम्म, यहाँ तो तो नया बंदा कहाँ आएगा? और दूसरी बात है कि एक तो
कई-कई जगह तो ऐसा है, एसरशिप भी करनी है तो 3 साल की करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप कुछ कर पाओगे, है ना? तो मतलब आप मान लो अगर कोई बच्चे को बेचारे को थोड़ा-सा टाइम लग गया एमडी करने में, थोड़ा लेट हो गया, वो तो मतलब 35 साल तक तो वो बेचारा एक तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर ही घूम रहा है, 35 इयर्स ऑफ एज तक। जब तक वो एसरशिप करेगा तब तक नौकरी की तो कोई सिक्योरिटी तो है नहीं, है ना? तो मतलब ये सब चीज़ें तो आपने खुद मेस अप कर रखी हैं। और अभी भी देखा जाए तो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर जो मतलब नया-नया बच्चा आ रहा है, जो सच में जिसके मन में है कि मैं पढ़ाऊँ बच्चों को, जो टीचिंग लाइन में जाना चाहता है, मेडिकल टीचिंग लाइन में जाना चाहता है। तो उसके लिए इंसेंटिव तो नहीं है, ये तो मतलब आप बाहर से लेके आ रहे हो। एक बंदा आपके उसमें पेरिफेरी में भी काम कर रहा है और मेडिकल कॉलेज में भी, एक बंदे से आपने 2 पोस्टें भर ली। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन एक्चुअल में है काम खराब ही है ये मतलब। ये सबसे बड़ा स्कैम पता है क्या चल रहा है एमबीबीएस में? सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है अटेंडेंस। बिल्कुल। बच्चों को मजबूर किया जाता है कि यहाँ आके बैठो। हुँ। मतलब वो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट बनाना चाहते हैं, लेकिन इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट का एग्जाम लेके पीजी में एंट्री नहीं मिलती है। मतलब एक बंदा जो कि अगर एनएमसी का पूरा प्रोटोकॉल फॉलो कर ले, सारी कॉम्पिटेंसीज को फिल कर ले, आइडियल इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट बन जाए, क्या वो नेक्स्ट पीजी निकाल सकता है? नहीं, बहुत ईजी। क्यों? नहीं, नहीं, नहीं निकाल सकता, बहुत डिफिकल्ट है। वही अच्छा, आप दैट वेज वी आर गोइंग। ओके। मतलब आप क्वेश्चन उस टाइप से दे ही नहीं रहे हो। अगर आपका एग्जाम पैटर्न ऐसा है तो लर्निंग पैटर्न तो स्टूडेंट का कैसा रहेगा? वो भी वैसे ही ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही पढ़ेगा। हम्म। यहाँ बहुत बड़ा इशू आ रहा है। मतलब ये ऐसे है कि जैसे आप आईएएस के एग्जाम में एथिक्स का पेपर लेते हो कि बंदा बाद में जाके गलत काम ना करे। तो पावर तो करप्ट करती है बंदे को। आई थिंक अटेंडेंस मतलब ठीक है, आप जो भी करा रहे हो, जो भी पढ़ा रहे हो, ठीक है, सब कुछ ठीक है। हाँ। आप उसको 75% अटेंडेंस के लिए तो बोल रहे हो कि हाँ भाई तू आ क्लास में। क्लास में वो सुबह 8 से 4 तक बैठता है, लेकिन वो यहाँ पे जो सीखता है वो उसके आप दे क्या रहे हो उसको? पूछिए हम्म। पूछिए हाँ। कि आप उसमें से कुछ उसने कुछ सीखा ही नहीं है 8 से 4 तक, जो प्री पीजी एग्जाम में आएगा। चलिए उसकी अलग से सब्सक्रिप्शन लेना है, मैरो का, डेम्स का, प्रोपलाइटर का, कहीं ना कहीं फिर उससे उसको पढ़ाई करनी है। मतलब इसीलिए वो पढ़ से वही रहे हैं, किताबें वो पढ़ ही नहीं रहे हैं। बेसिक तो वही डिफॉल्ट हो रहे हैं, किताबें ही नहीं पढ़ पा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ उल्टा करना चाहिए कि भाई जिस टीचर एक तो उसके हिसाब से पढ़ा है, मतलब एंट्रेंस के हिसाब से। छोड़ो ये सब इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट जब एग्जाम लेके सक्सेस ही वहीं पे है, तो फिर इसको छोड़ो। और जिस टीचर की क्लास में अगर मान लो 75% स्टूडेंट नहीं आए ना, तो उसको नोटिस निकालो कि तेरी क्लास में क्यों नहीं आ रहे बच्चे। हाँ, ओनस उसके ऊपर शिफ्ट करो। ये पॉजिटिव फीडबैक भी जा सकता है। एग्जैक्टली। अब हर टीचर क्या तैयारी करेगा यार, मेरी क्लास में 75% बच्चे आने चाहिए यार। मतलब मुझे क्या करना है, मुझे आज अगर मान लो इन्फ्लेमेशन पढ़ाना चैप्टर, तो इन्फ्लेमेशन के पहले एक्चुअली मैं देख के जाऊं कि पिछले 10 साल में क्वेश्चन किस क्या क्या पूछे हैं, हम्म। उस हिसाब से उसको पढ़ाएगा, उस हिसाब से बच्चों को समझाएगा। बट नहीं, हम पढ़ाएंगे भी कुछ और वो आके यहाँ पे हमारी महाभारत रामायण भी सुननी है। बच्चा परेशान है, वो कान में ईयरपॉड लगा के और डोज डाल के बैठा है। तो लेक्चर सुनता रहता है, टीचर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके उसको बस क्लास भरी हुई चाहिए। ये कैसा ईगो बूस्ट है यार, बच्चों के नुकसान पे है। ये सबसे बड़ा स्कैम लगता है मुझे एमबीबीएस में। इससे बड़ा स्कैम ये है। राइट नाउ कितने लोग परेशान है यार इससे। बस मुझे तो काफी ना एक मतलब लूप होल सा ही लग रहा है ये एक बहुत बड़ा। हाँ हाँ ये एमबीबीएस लेवल पे अगर है कोई स्टूडेंट तो वो कर रहा है कि भाई पोस्ट ग्रेड जब तक नहीं हो रही है, जब तक एमडीएमएस नहीं निकल रहा, तब तक कुछ करियर नहीं है, तो वो तो उसी के पीछे भाग रहा है। हम अगर जब एमडीएमएस में है तब आके हमें समझ में आ रहा है कि भाई एमबीबीएस के सब्जेक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट थे, उनको ढंग से पढ़ना था और उनको ढंग से पढ़ना चाहिए। इस बात की इंपॉर्टेंस अपन बैठे हुए अपने को समझ में आ रही है कि किताबें क्यों जरूरी हैं। मगर उस बच्चे की मेंटालिटी में देखें उस टाइम पे जब वो बैठा है, तो जो बन चुका है ना, वैलिडेशन बोल लो या फिर सक्सेस बोल लो, कि बस वो एमडीएमएस के बाद ही है। तो वो तो मतलब नीट पीजी किसी ने पीएमटी की इसलिए कि पहले वो एमडी बन जाए। मतलब आपने 11वीं में बायोलॉजी इसलिए ली ताकि तुम डॉक्टर बन जाओ, तो अब तुम एमबीबीएस इसलिए कर रहे हो ताकि तुम एमडी एमएस कर लो। एमबीबीएस करने के लिए तुम एमबीबीएस नहीं कर रहे हो। तो एक वो तरीका भी तो होना चाहिए ना, कुछ तो ऐसे एक समझ में आए बच्चों को कि एमबीबीएस की क्या इंपॉर्टेंस है। किया ना इन्होंने बायो में से, अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, क्वेश्चन पूरे सही नहीं होंगे। आप किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ लो। अब इन्होंने कोचिंग है जैसे मोशन वगैरह है, एलन वगैरह, इन्होंने ऐसी एनसीईआरटी की बुक बनाई है। इधर एनसीईआरटी की ओरिजिनल बुक चल रही है लेफ्ट साइड पे,
राइट साइड पे उन्होंने अपना वर्जन दे रखा है उसका, मतलब लेफ्ट साइड के पेजेस पढ़ोगे तो एनसीईआरटी पूरी पढ़ लोगे। मतलब एनसीईआरटी को पढ़ना इतना जरूरी कर दिया उन्होंने कि अब कोचिंग इस उस पे आ गई है कि उन्होंने NCERT छाप के फिर उसके साइड में अपना मटेरियल उसके चिपकाना पड़ रहा है। ये उनकी अब प्रैक्टिस शीट्स हैं, वो है। इसी तरीके से अगर एमबीबीएस में अगर रॉबिन्स को अगर आप मैंडेटरी कर दो, रॉबिन्स पढ़े बिना आप पार नहीं हो सकते, तो फिर बच्चा रॉबिन्स पढ़ेगा। लेकिन अगर उसका काम बैरो के नोट्स पढ़ के चल रहा है, तो फिर वो क्यों जाएगा यार उधर? मतलब वो इतना क्यों करेगा, क्यों पढ़ेगा? पर हम बना क्या रहे हैं हम, अगर अपन सोचें कि हम्म, भाई ये जो निकल के आएंगे हम्म। इसमें से कितने ही एमडीएमएस करेंगे, और करने के बाद भी क्या होगा? मैं तो कह रहा हूँ मतलब इससे जाके एमडीएमएस इंटीग्रेट कर दो। ये तो देखो कि भाई कर भी लिया, उसके बाद क्या होगा? कितने ही हैं जो मतलब आपको एट द एंड ऑफ द डे एज अ क्या गोल होना चाहिए कि हमारी कंट्री का जो हेल्थ है, जो कंट्री की हेल्थ केयर है, वो इम्प्रूव हो, हेल्थ इम्प्रूव हो। वो तो यार एक मतलब बहुत बड़ा लूपहोल क्रिएट हो रहा है ये तो। वो चीज जो एंड गोल है, जो डेस्टिनेशन है, वो तो अचीव ही नहीं हो रही है, और वो हो भी नहीं पाएगी इस तरह से। मार्केट है, इकोनॉमी है, सबको पैसा चाहिए। यहाँ पे तो देखना कि अब फाइनली अगर 1 करोड़ की एमबीबीएस जा रही है, 1 करोड़ 20 लाख की एमबीबीएस जा रही है, क्यों जा रही है? क्योंकि उन्होंने कट ऑफ 127 कर दी 720 में से। अगर उस कट ऑफ की विंडो अगर ये मान लो 500 मार्क्स कर दें, तो कॉलेज के पास में जो पूल ऑफ स्टूडेंट्स है जो कि दे वो सकते, बहुत कम हो जाएंगे। कम हो जाएगा, तो उनको 20 लाख बहुत। पड़ेगी 1 करोड़ से। तो क्या होगा कि चाहे प्राइवेट में जा रहा है चाहे सरकारी में जा रहा है, बच्चा तो 500 प्लस वाला जा रहा है। 500 प्लस वाले बच्चे को, जिसको 500 से लेकर 590 तक के बच्चे को मान लो एमबीबीएस नहीं मिली, 128 वाला एमबीबीएस कर रहा है क्योंकि उसके बाद 1.5 करोड़ है। ठीक है, अब अगर मान लो आपने कट ऑफ भी 500 कर दी, 50% नहीं है, परसेंट नहीं रखता है, 50% तो भी बहुत पूल कम हो जाएगा। अगर आपके पास बच्चे ही कम है, मतलब कि जो आप एलिजिबल है, तो फिर कॉलेज के बीच में कंपटीशन होगा कि यार मेरा 15 लाख में आ जा, मेरे में आ जा, वो होना चाहिए। लेकिन नहीं, उसको इतना वाइड कर दिया उन्होंने कि 14 लाख बच्चे देते हैं तो 7 लाख बच्चे इनके पास होते हैं कि इनमें से कोई ना कोई तो 1.5 करोड़ रुपए लेके आ ही जाएगा। अगर उसको वो 1.5 लाख कर दें, 2 लाख कर दें, 2.5 लाख कर दें, तो फीस सारी कम हो जाएगी, क्वालिटी डॉक्टर्स मिलेंगे। लेकिन इनको क्वालिटी डॉक्टर्स चाहिए या मेडिकल इकोनॉमी, मेडिकल इकोनॉमी। बस दैट्स इट। तो इसका मतलब इंटेंशन तो यही क्लियर हो गई ना, आपका डिसेक्शन तो यही कंप्लीट हो गया कि डू यू वांट गुड डॉक्टर्स? यस। तो फिर ये नीट पीजी कट ऑफ, नीट मतलब पीएमटी में इसको इतना मत करो यार, 127 पे भी कोई डॉक्टर बन रहे हैं। नहीं, अगर आप चाहते हो कि अच्छे डॉक्टर निकल के आए तो उसको कट ऑफ को 400 500 तो करो यार कम से कम। कितने स्कैम चल रहे हैं मेडिकल में, तुम सोचो। और बस आप इन जनरल अगर आउटर पर्सपेक्टिव से तो इट इज वेरी मच, हम चाह रहे हैं हेल्थ इंप्रूव हो जाए, डॉक्टर आए बढ़िया, पेशेंट मतलब कंट्री, आप क्या चाहोगे कि भाई कंट्री एकदम हेल्थ वाइज स्ट्रांग रहे? नहीं हो पाएगा ये, मतलब जिस तरह से अंदर का जो मामला है वो तो काफी ही ग्रे जोन है, फुल ऑफ नहीं, डिफरेंट शिट। ठीक है, मेरे हिसाब से इन सब बातों का मतलब नहीं है, ब्रिज कोर्स वाले ठीक है। क्यों? वो जो हमारे आका लोग बैठे उन्हें भी यही चाहिए, जुगाड़। और जो इकोनॉमी वाले हैं, पैसे बनाने वाले हैं, मतलब इट इज अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, तो मतलब मान के चलो भाई ऐसे ही होना है इसमें। मतलब इसमें ये अपन ना सोचें कि कैपिटलिज्म गलत भी तो, बस कैपिटलिज्म गलत नहीं है, मैं नहीं कह रहा पैसा गलत अच्छी है, चीज मैं है। तो कह रहा हूँ कि ये मान के चले हम कि ये गोल नहीं है कि लोगों की हेल्थ इंप्रूव हो, ये सब हो। गोल है कि सीट पे बंदा मिलना चाहिए एक बैठा हुआ, बस ये गोल है। मुझे ना इसमें एक और चीज भी लगती है। पहले एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, अपन फिर नहीं तो चले जाएंगे इधर उधर। वो नहीं, कोई गल नहीं। उसमें ये है कि जैसे बॉस कह रहे थे कि जो मेडिकल टीचर है वो देख के आए पिछले 10 सालों दे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्या क्या उसमें आया था, उस हिसाब से बच्चे को पढ़ाए, है ना? अब एक्सपेक्ट तो हम ये कर रहे हैं, बंदा हम लगा रहे हैं 10 साल वाला जो एसोसिएट सीधा पेरिफेरी से गया हुआ, उसको क्या जरूरत है भाई करने की ये सब? वो तो चाहता है ऐसा सिस्टम हो कि मैं स्लाइडें डाउनलोड करूं गूगल से, वो बोल के आ जाऊं, कोई सुने ना सुने कोई मतलब नहीं है। तो कैसे हो जाएगा? क्वालिटी चेक नहीं है ना एमबीबीएस एजुकेशन का, मतलब हाँ, क्या पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया, हम्म, हम्म, कैसे चेक कर रहे हो बच्चों का? कोई फीडबैक, हम्म, फीडबैक है हाँ, आप लिख के भेज दो, लेकिन आपका नाम उजागर हो जाएगा, आपका करियर खराब कर हम्म, देगा बस। हम्म, हम्म।
आपका कोई एनोनिमस ऐसा सिस्टम है कि मतलब कि ऑफिशियल भी हो, ऑथेंटिक भी हो, लेकिन एनोनिमस हो? ऐसा कोई सिस्टम है? नहीं। जैसे अभी वो मास्क आधार आया है ना, जैसे ऐसे मास्क आइडेंटिटी, मास्क ईमेल आईडी कुछ तो आना चाहिए। तो बस मैसेज पहुंच जाए, पता चल जाए कि हमारे ही बच्चे ने भेजा है, एक्चुअली जो रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, लेकिन उसकी आइडेंटिटी पता नहीं कर सकते। तो फिर देखो आप कितनी कंप्लेंट आती है। एक मतलब मतलब टीचिंग वो होनी, मतलब आपको बच्चे को भी बताना पड़ेगा कि ये जो हम पढ़ा रहे हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। हाँ, मतलब तुम ये लाइक स्टूडेंट्स नीड टू फील इट, नीड टू अंडरस्टैंड इट कि जो ये सब्जेक्ट है, जैसे अपना ही सब्जेक्ट है, फोरेंसिक मेडिसिन नहीं है, अगर अपन लेक्चर लेने जा रहे हैं तो अपने कोई बच्चे को तो थोड़ी तो अपनी भी ड्यूटी है ये बतानी कि भाई ये तुझे काम पड़ेगा, और कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम पड़ेगा। तो ये पढ़ ले, इसको डिटेल में पढ़ ले। ये सिर्फ नोट्स पढ़ लेने से, कलर ऑफ कंफ्यूजन से हरा कब होता है पीला कब होता है सिर्फ उतने से काम नहीं चलेगा। यू नीड टू नो दिस, एंड आई थिंक एट एन अंडरग्रेड लेवल तो उनको बताने की जिम्मेदारी है, एक मोर लाइक इट्स अ ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो वो क्या चल रहा था फिर कि जो उनके लिए जरूरी है फिर वो पूछो ना प्रीपीजी के एग्जाम में। हाँ, कि लाइफ की सक्सेस मतलब के लिए तो प्रीपीजी एग्जाम पे डिपेंडेंट है। हम डिपेंड कर रहे, अब तुम मतलब वही ना, ये दो अलग अलग चीजें हो गई हैं कि ये मेन एक टीचिंग और फिर प्रीपीजी एक अलग है। और वो तो सोसाइटी में वो तो एक बहुत ही बड़ा है कि भाई जब तक एमडीएमएस नहीं है तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो। तो इजी पीपल विल टेक द शॉर्टकट, दे आर टेकिंग द शॉर्टकट। मैं कह रहा हूँ आप किसी बच्चे को ऑप्शन दो कि भाई तू एनएमसी की कॉम्पिटेंसी के हिसाब से आइडियल इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट बन जा। तो प्रीपीजी में 2000 रैंक लिया, 2000 रैंक, गिवन गिवन गिव और टेक एनी डे, और उसको कोई मतलब नहीं है इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट बनने से, क्योंकि वही जो दिविशा बोल रही है, सोसाइटी उसी को एक्सेप्ट करती है कि पीपीजी में रैंक क्या है, उसकी ब्रांच कौन सी है। नहीं, सोसाइटी से भी ज्यादा वी एज डॉक्टर्स, जो डॉक्टरों की खुद की फ्रेटर्निटी है, हम भी तो ऐसे ही हैं। हमारे मन में क्या हायरार्की नहीं है? हम भी पेट्रियार्की उसी, हम भी ये हिपोक्रेसी का ही पार्ट है, बिल्कुल। हम भी कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि मतलब वी हैव टू लीड बाय एन एग्जांपल। जो टीचर होता है ना, उसको एक एग्जांपल की तरह चलना होता है। अब आप बच्चे को कह रहे हो कि मैं तेरे को ऐसे पढ़ाऊंगा कि तेरे नंबर आ जाएं, उसमें डिस्टिंक्शन आ जाए, तेरी फोरेंसिक मेडिसिन में तेरे इतने नंबर आ जाएंगे। काम की बात मैं एक नहीं बताऊंगा, फिर आप उससे पूछोगे चल भाई आज कर पोस्टमार्टम स्ट्रैंगुलेशन का, उसकी तो टांगे कांपेंगी। वो कहेगा मेरे से आप ये पूछ लो कि डिफरेंस बिटवीन हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन क्या होता है, वो मैं बता दूंगा। मेरे को नहीं देखने आता है कि ये क्या है कि भी है। और मेरे को आज भी याद है, बॉस ने मेरे को बताया था कि अगर हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन में डिफरेंस करना है तो मुंह से ही पता चल जाता है। आप मुंह ही देख लो, उससे पता चल जाएगा कि कैसे क्या है ये। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो एक बात आज भी मेरे साथ है, वो जो बात बॉस ने मेरे को तब बोली थी, बॉस आपने जब पोस्टमार्टम किया था स्ट्रैंगुलेशन वाला, जिसको सबने हैंगिंग बोल के तोड़ने वाले थे जिसको, है ना। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि खुद भी तो एज अ एग्जांपल लीड करो ना आप। और दूसरी बात ये है कि मेडिकल का तो सिस्टम, एजुकेशन का हो चाहे वो हेल्थ का हो, इट इज मतलब बुरी हालत ही है इसके, इट इज इन शैम्बल्स। मतलब क्या ही बोलूं, रहने दो बस। बोलूंगा तो फिर बवाल हो जाएगा, आप देखोगे तो वो बच जाएगी। दूर तक जाएगी। अब एक चीज है कि मतलब एक बार थोड़ा जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ये है कि क्या था ये, रेजिडेंट्स की डिमांड्स के बारे में। डिमांड्स, यार एक लास्ट हाँ मैंने क्या लिखा हुआ है। अपने अपने भाई बंधुओं की डिमांड्स के बारे में भी हमें जरूर बात करनी चाहिए। मैंने बोला है रेगुलेट वर्किंग आवर्स एंड प्रोवाइड मैंडेटरी वीकली ऑफ फॉर ऑल रेजिडेंट्स। इसमें तुम्हें पता है सबसे बड़ा लफड़ा क्या है? कि मैं तेरे को बोलता था गुरप्रीत कि हाँ जी। अपने तो एसएमएस में तो क्या होता है, ड्यूटी टाइम लिखा होता है, हाँ। तो फिर ड्यूटी डे लिखा होता है, मॉर्निंग इवनिंग नाइट लिखा होता है। हम्म, मतलब वो अंडरस्टूड है, लेकिन हम्म, अगर आपका टाइम हो जैसे 8 से 2 से 8, तो जब आपका रोस्टर निकलता है ना, यू कैन एक्चुअली लीगली कैलकुलेट कि आपके वीक में आवर्स कितने हैं। हम्म, 40 आवर्स कितना होते हैं आप मना कर सकते हो उनसे, हम्म, तो वीकली ऑफ आपको मिलना चाहिए। लेकिन होता ये है कि एक कच्चा सा पेपर होता है, उस पे वो फाइनल ईयर रेजिडेंट ड्यूटियां लगाता है। हम्म, वो ऑफिशियल अधिकारी है नहीं, वो ज्यादा लगा देगा तो आज उस पर गिरनी नहीं है, हम्म, ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आता है। तो हम्म, मैंडेटरी एक रोस्टर होना चाहिए जो अपलोड हो प्रिंसिपल ऑफिस की, उस पर मिल जाए हम्म, इतने टाइम से 2 से 8 तक इसकी है, 8 से 2 तक इसकी है, 8 से 8 तक इसकी है। हम्म, अगर ये हो गया ना तो अपने आप ये फर्स्ट डिमांड तो इनकी
पूरी हो जाएगी। साइनिंग अथॉरिटी की वो जवाबदेह होगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी इसको पूरा करने की। इस मामले में एसएमएस बहुत बढ़िया लगता था मुझे, मतलब टाइम टू टाइम 8 से 2, 2 से 8 इसकी, और फिर आप फ्री हो। ठीक। तो अब आपका पक्का है, मिलेगा ही, ज्यादा मिल जाए तो बात ले लो, मतलब डबल ड्यूटी करके, बट हाँ एक तो मिलेगा ही बाय डिफॉल्ट। दूसरा Second is clearly defines roles and responsibility of residents to avoid exploitation. एग्जैक्टली, रेजिडेंट इज अ स्टूडेंट, ही इज नॉट अ वर्कर। रेजिडेंट वर्सेस रेजिडेंट, फर्स्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर इनकी हाँ, हाँ, ठीक है, फेवरेटिज्म आता है, मतलब दो दो पीजीज में ही। हाँ, तीसरा क्या कहते हैं, जो नर्सिंग स्टाफ का काम है वो नर्सिंग स्टाफ का होता है कि नहीं होता है। फिर प्रोफेसर वाला जो वर्क होता है, हाँ, उसका रोल अगर आपने रिटर्न में दे सकते हो कि नाइट में इमरजेंसीज वही हैंडल करेगा और प्रोफेसर नहीं आएगा, हाँ, तो नहीं, पर ये सब अनसेड रूल्स में चलता है। तो ये अनसेड रूल्स है ना, यही एक्सप्लॉइटेशन है रेजिडेंट, बहुत। तो अब आप सेकंड ईयर बोल देता है कि अरे सेकंड ईयर तो आता ही नहीं है, सेकंड ईयर तो 9 बजे आएगा, तुमको 8 बजे आना है, ठीक है, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम डिक्लेयर कर दो, क्योंकि फाइनल ईयर में नहीं आएगा, तो सेकंड ईयर ही आएगा कॉल पे, और एसआर तो मतलब हवा में ही रहेगा, एक गायब रहेगा, प्रोफेसर दिखेगा तो ना, ताकि एक फर्स्ट ईयर वाला जब आता है ना, उसको अपना रोल पता है कि मुझे 8 से 8 ड्यूटी करनी है, चलो ठीक है मैं कर दूँ, लेकिन उसके बाद कॉल पे मेरे साथ में सेकंड जो है ना, मेरे साथ में बैठा हुआ सेकंड ईयर रहेगा मेरा, मतलब मेरे पास 2 केस आ गए और तीसरा खड़ा है ना, तो सेकंड ईयर वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस केस को ले ले, इसकी सुनो नहीं तो अब तू कर। वो ऐसा नहीं कि यार ये तो फर्स्ट ईयर करता है, फर्स्ट ईयर बोल सकता है ना, लिखा हुआ होगा तो कहाँ लिखा है बॉस बताओ ना। मतलब एक फर्स्ट ईयर फाइट नहीं कर सकता कि ये रूल्स जो है ये मेड अप है या ऑफिशियल है। मतलब मेरे को रूल्स मतलब स्ट्रिक्ट लग रहे हैं, मेरा एक्चुअली एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो स्ट्रिक्ट एडाप्टेशन और एक्सप्लॉइटेशन तीनों लेवल में जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो इस रूल के पीछे की। चलो नेक्स्ट पढ़े। Eliminate clerical and non-clerical work dumped on residents. This is टू too much. मच। क्लेरिकल मतलब बहुत ज्यादा हो गया, रेजिडेंट परेशान है, मतलब टीए वगैरह पढ़ना, मतलब उनके बिल्स वगैरह बनाना, इवन मतलब कि प्रोफेसर्स के पेपर्स वगैरह बनाना बिना अपने नाम के, मतलब मुझे तो ये भी अच्छा नहीं लगता यार कि मतलब कि प्रोफेसर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी उसका नाम जा रहा है उसमें पेपर में कि मेरा नाम छापो, फर्स्ट नेम मेरा ही छापो। आगे नॉन क्लेरिकल भी है बस। Non-clerical work. नॉट क्लेरिकल मतलब कि आज वो मेरे बच्चे का बर्थडे है, पार्टी का अरेंजमेंट कर दे, मैं मेरी फ्लाइट की टिकट बुक करा के आ जा, मेरा पेशेंट भेजा है उसको बेड दिलवा दे। जी। ग्रांट 2 वीक्स ऑफ वेकेशन मेडिकल लीव एनुअली, हाँ 15 मतलब 20 सीएल उनको मिलती है, और 20 सीएल काट के मतलब कि उसको ऐसा कर देते हैं, जरा सा कुछ हो गया ना 2 सीएल काट दी, अब वो बेचारा लगेगा अब क्या होगा, मैं बीमार पड़ी तो क्या होगा। आप उसको मेडिकल लीव तो दो यार, ये वेकेशन मतलब और मेडिकल लीव एक वीक की हर 6 मंथ में उसके एक वीक की और मैंडेटरी करो यार रेजिडेंट को जाना, बेचारे को डिटॉक्सिफाई तो होने दो। और मेरिट लीव, मेरिट लीव क्योंकि हर बस मैं ना इसमें एक और चीज बोलना चाहती हूँ, अभी ये जितने भी ऊपर के पॉइंट्स थे, इट शुड बी मोर लाइक कि एक होता है काम आना, आपको एक काम आना चाहिए, यू शुड नो इफ यू बिकॉज वन इन योर लाइफ एज वेल यू विल बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एज वेल, तो एक काम आना और एक काम का करना। सो रेजिडेंसी में आपको सब काम पता होना चाहिए कि डिपार्टमेंट कैसे रन होता है, एक डिपार्टमेंट में क्या क्या काम होते हैं, किस किस इंसान के क्या डेजिग्नेटेड क्या वर्क्स हैं, मगर वो हर काम रेजिडेंट से ही करवाना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। Residents should know. Definitely, they should have that authority as well to get that work done. So it becomes the part of the teaching where we have to make them understand कि भाई तुझे ये काम करवाना है, इसीलिए तो ये ऐसा काम है, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी क्लियरली रिटन, मतलब और उस तुम ज्यादा आप फेयर मतलब फेयर एडवांटेज दो और हर किसी को शक के घेरे में रखो कि एवरीबॉडी वांट्स टू एक्सप्लॉइट, प्लस मोर और लेस, तो उससे क्या बचाएगा, रूल ही बचाएगा। अब
प्रिंसिपल है, मान लो टीचर हो आप किसी स्कूल में और प्रिंसिपल कहता है कि नहीं आपको तो दिवाली के दिन भी आना है, लेकिन जब सरकार ने रूल में साफ लिख दिया है कि आज अवकाश है, तो वो कह सकता नहीं सकता प्रिंसिपल से कि सर आज तो अवकाश है, मैं तो नहीं आऊंगा। ये जब तक रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर नहीं लिखोगे रेजिडेंट के लिए, तब तक कैसे ये चीजें डिफाइन हो जाएगी बताओ। Also, this clerical, non-clerical work, like all of this, it's more like you should know the work, you should know how it is done. बट वो वही बात हो गई कि रूल्स और रेगुलेशंस में अगर एक लाइन आ जाती है कि हाँ भाई ये काम है, यही करने चाहिए, तो देयर इज अ थिंग। और फिर इंसान सीखेगा भी, इंसान ना रिस्पॉन्सिबिलिटी से सीखता भी है। मतलब मोर लाइक मुझे तो ऐसा भी लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई जाए, समझाई जाए, तो इंसान फिर भी सीख लेगा। एक डंप कर दिया जाए तो फिर वो उस काम को सिर्फ काम की तरह करेगा। द पर्सन वुड नेवर वांट टू लर्न द वर्क। मतलब 1 महीने तक तो उसको अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए। ओरिएंटेशन ऐसा होना चाहिए, आप रेजिडेंट को, आप फर्स्ट ईयर रेजिडेंट को 1 महीने तक उसके भरोसे ना वार्ड छोड़ के जाओ, ना उसके भरोसे ओपीडी छोड़ के जाओ। बट वो क्या होता है, सेकंड ईयर ऐसे अभी तपे हुए होते हैं, मतलब पूरे 1 साल फर्स्ट ईयर बन के, कि आते ही वो सारी तसला पूरा का पूरा, सारी तगारी उसके फर्स्ट ईयर के माथे पे डाल के कहते हैं, अब बस हमारा हो गया, डन, हमारी पीजी का तो। मतलब इसमें ऐसे है कि जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि टू लीड विद एग्जांपल, कि मतलब एक एग्जांपल की तरह लीड करना है। मतलब काम करवाना इज नॉट अ बैड थिंग। एक नियत होती है एक्सप्लॉइट करने की, वो नहीं होनी चाहिए। Actually. जो पावर में है बंदा, जो अथॉरिटी पे है, उसके मन में ये नहीं होना चाहिए। पर होता क्या है, वो सोचता है रेजिडेंट है, इसको रखो, इसको छील के। दिस इज द प्रॉब्लम। फाइनल ईयर में जब गुरप्रीत था, जब फायरआर्म का केस आता था, तो हम इसको भेज देते थे। इट वाज नॉट एक्सप्लॉइटेशन, बट इन्होंने फाइनल ईयर तक काम करा। मतलब इनके बैच में मान लो 9 रेजिडेंट थे, तो 3 रेजिडेंट ने फाइनल ईयर तक आराम से लास्ट के 1.5 महीने छोड़ के, मतलब पढ़ाई के अलावा बाकी सब पूरे टाइम काम किया है। लोग ऐसे थे जिन्होंने सेकंड ईयर से काम छोड़ दिया, फाइनल ईयर में आते ही काम छोड़ दिया। ग्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स आज की तारीख में वो 4 लोग जिन्होंने फाइनल ईयर के लास्ट के 2 महीने से पहले तक काम किया है, वो परमानेंट जॉब में है, वेल सेटल्ड है, अपने काम में सेट है। कौन नहीं बता, तू है, हेमंत है, नरेंद्र है, सब एबी बने। ये छोड़ के आया है आरपीएससी से, इसको क्या आना था पंजाब गवर्नमेंट में, यू आर सिलेक्टेड फॉर आरपीएससी। फिर उसके दैट इज लाइक वर्क आना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको आना चाहिए, काम करना ही है। मगर वो दैट थिन लाइन ऑफ डिफरेंस ना, वो एक दिमाग पे चिंता नहीं होनी चाहिए। एक मतलब एक प्रेशर नहीं होना चाहिए कि यार नहीं होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। प्रोवाइड रेजिडेंशियल अकोमोडेशन विद बेसिक लिवेबल स्टैंडर्ड्स, ये तो बहुत जरूरी है। ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है। Abolish the medical thesis, instead train residents in good clinical practice and basic course in biomedical research. ये तो स्टार्ट तो हो गया है जीसीपी। इट इज वेरी गुड, मैंने ये खुद फील किया है। मैं ये मेडिकल थीसिस कौन ढंग से कर रहा है? हाँ, आप मतलब एआई, क्लाउड एआई पे जाओ, आप जेमिनाई पे जाओ, आप परप्लेक्सिटी पे जाओ, आप नोटबुक एलएम पे जाओ, आपकी थीसिस मतलब 2 घंटे में तैयार है। 2 घंटे भी बहुत ज्यादा है। अगर आप ओवरनाइट छोड़ दो डीप रिसर्च करके एआई टूल लगा के, तो आप तो वैसे ही खत्म है यार। आपको क्या जरूरत है? आप बोलो वैनकूवर स्टाइल में उसके वो रेफरेंसेस चाहिए, वो बना के देगा। बीसीबीआर इज वेरी गुड। लास्ट टाइम भी शायद इस बारे में अपन ही बात कर रहे थे कि बच्चा जब नया नया आया है और उसको अगर स्टार्टिंग के 1 महीने में अपने थीसिस का टॉपिक डिसाइड करना है, तो जब तक उसको फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो इस बात पे कैसे डिसाइड कर पाएगा कि इसको किस चीज में एक्चुअली रिसर्च कर। लाइक रिसर्च इज इम्पोर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मेडिसिन है। मेथोडोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, रिसर्च इज इंपॉर्टेंट। रिसर्च ओरिएंटेड लोग अलग हो, ट्रीटमेंट ओरिएंटेड। जैसे मेरा मतलब रिसर्च करने का मन है, लेकिन मेरा मेडिकल ये क्या कहते हैं इसमें नहीं है, मतलब कि फोरेंसिक पैथोलॉजी में नहीं है। मेरा जूरिस्प्रूडेंस और टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल एजुकेशन पे, तो मैं उस पर करता रहता हूँ। बट करने का, पब्लिश करने की कोई जगह नहीं है। मेरे को रिसर्च मेथोडोलॉजी पूरा पता है कि भाई एम्स ऑब्जेक्टिव होते हैं, कंपेयरिंग द रिजल्ट होता है, और सब पता है। मेथोडोलॉजी पता होनी चाहिए कि जब आपको जरूरत पड़े तो आप कर लो। दूसरा, कोई साइंटिफिक पेपर आपके सामने आए तो आप उसमें से ये निकाल पाओ भाई। अब अगर मान लो कंफ्यूजन में इस कलर आते हम 3 डेज नहीं दे सकते अगर सेप्टिसीमिया है, तो ग्रेस्प करके अपने परमानेंट मेमोरी में रखना है, क्योंकि उसका स्टडी डिजाइन सही था या फिर नहीं, उसका स्टडी डिजाइन फ्लॉड था। चेक करना है रिसर्च में, आपको इतना पता होना चाहिए रिसर्च मेथड।
डोंट नीड टू मतलब कि गुड रिसर्चर नहीं, मेरे को सब मैंने इस टॉपिक पे किया, मुझे उस टॉपिक पे भी किया। आई और डोंट मतलब BCBR इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत BCBR हेल्पफुल है। हम्म। और इसका फायदा तब है जब ये थीसिस अलॉट होने से पहले बच्चे को ये करवा दिया जाए। अब तो हो गया ना, प्लान प्रेजेंटेशन के साथ हो रहा है यहाँ पे। ओके ओके, बस फिर ठीक है। हमने तो फाइनल ईयर में किया था, हाँ मतलब मैंने भी लेट ही किया था। 22-23 में तो इंट्रोड्यूस हुआ था। अब तो फर्स्ट मतलब प्लान प्रेजेंटेशन अभी मेडिकल कॉलेज में हमारे वो नोटिफिकेशन निकला है उसमें कि एक प्लान प्रेजेंटेशन के पहले एटलीस्ट रजिस्टर्ड हो जाओ आप, तो फीस भर दो, आपको रिसिप्ट भाई मुझे लगता है रिसर्च तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेडिकल जो बंदा है रोज केस देख रहा है, रिसर्च करो, रिसर्च होनी चाहिए कॉन्टिन्यूसली, वो उन केसेस की रिपोर्टिंग भी होनी चाहिए। आपका आप जो कुछ नया देख रहे हो उसके बारे में आपको बताना चाहिए। आप चेंजेस भी आ रहे हैं ना, मतलब बेसिक भी अपन देखें तो एनवायरमेंटल इनकल्ट्रेशन इतना ज्यादा है अपने जीन्स में कि उसकी वजह से भी डिजीजेस आर चेंजिंग, पैटर्न ऑफ डिजीजेस इज चेंजिंग। सो लाइक दैट इज इम्पोर्टेंट, रिसर्च इज इम्पोर्टेंट, but is it happening in a right manner? Is it coming, the results are coming out in a right manner? Is that so or not? मतलब मोस्ट ऑफ That things. थीसिस एक थीसिस ना सिर्फ एक टूल है बंदे को हरास करने का, एक्चुअली हरास करने का मतलब कि बस। पता नहीं पीजी इतनी फीस नहीं होगी, शायद नहीं होगी यार, दूसरा टॉपिक मिल जाएगा, क्या दिक्कत है। आप मतलब मैं बोलूँ कि मैं तेरे को आलू नहीं खाने दूंगा, तू सुसाइड कर लेगा क्या? मैं तेरे को तेरी पीजी नहीं होने दूंगा, तू सुसाइड कर लेगा। बात पे कोई कैसे हरास कर सकता है? अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ ना यार। मतलब कि मेरे लिए तुमने कह दिया कि इम्पोर्टेंट है, मुझे पता नहीं है, मेरी फैमिली इम्पोर्टेंट है, मैं जिंदा हूँ, हेल्दी हूँ, दैट्स इट। इतना भरोसा खुद पे होना चाहिए। मैं तीसरी होगी तो मेरे 6 महीने की बैग लग, अबे 6 महीने कहाँ लगते हैं जिंदगी में? 3 तो ड्रॉप लेके आए हो तुम। 6 महीने की रो रहे हो, वो मेरे को फेल कर देगा तो क्या होगा? अगली बार एग्जाम देना और एनएमसी में अपना सेंटर चेंज करा लो अगर आप चाहो तो। ये जो है ना थीसिस हैरेसमेंट का तरीका है उनके लिए, जो फ्रेशर बच्चे आते हैं, जो इन सर्विस के बच्चे आते हैं, जो हाई पीए बच्चे आते हैं, उनको देखो फोड़ देंगे। वो कहता नहीं करेगा ना कर, तेरे लिए ज्यादा प्रॉब्लम है। वो ये सोचता है क्योंकि उसके पास सिक्योरिटी है ना कि मेरी तो नौकरी कहीं नहीं जा रही। क्या मतलब हथौड़ा है, पत्थर पे पड़ा ठीक है, नारियल पे पड़ा तो फूटेगा। अब आप नारियल पत्थर हो, आप डिसाइड कर लो, आप सस्टेनेबल हो वैसे ब्लैकमेल के लिए या नहीं हो, आप डिसाइड कर लो। अब एक काम उसके बाद क्या है? सुनो Rationalize, next point. Rationalize PG seat leaving penalty. Current fines exceeding 20 lakhs are inhuman and unjust. भाई बिल्कुल सही बात, बहुत ज्यादा पैसा है। महाराष्ट्र में 50 लाख है ना? 50 लाख, 20 लाख है पीजी छोड़ने का, और एसआर छोड़ने का 50 लाख है। एसआर छोड़ने का भी बॉन्ड है क्या? ये तो बिल्कुल ही नई चीज आ गई। इनकी जो बॉन्ड पीरियड है ना उसको एसआरशिप में काउंट कर लेते हैं, मतलब इनको बाय डिफॉल्ट ही हाँ ओके। मतलब हमको जो 1 साल का बॉन्ड है पोस्ट पीजी, वो आप एसआरशिप की तरह कर लो, पर अगर वो आपने वो बॉन्ड तोड़ा तो आपको 50 लाख भरने पड़ेंगे, और ड्यूरिंग पीजी अगर आपने सीट छोड़ी तो 20 लाख भरने पड़ेंगे। तो मतलब कुल मिलाकर अगर कोई पीजी कर रहा है तो उसको फिर आप एसआरशिप तो दो ना यार, 1 साल उसमें काउंट कर लो, और बना के आप 3 महीने की डीआरपी उसको दे दो, अब इस की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, एसआरशिप पीरियड भी हो गया, और 2 साल का बॉन्ड है तो उसको एफडी बना दो यार। सही में यार 20 लाख तो यार बहुत, मतलब बहुत ज्यादा होता है बॉस। कई जगह तो 1-1 करोड़ भी है। रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का जुर्माना 500 रुपए है। 20 लाख, और एक कुछ स्टेट्स में तो मैंने 1 करोड़ भी सुना है, और कहीं तो ये में भी है कि या तो आप स्टाइपन लोगे या फिर बाद में आपको बॉन्ड करना पड़ेगा। these kind of rules are also there. काफी जगह तो उसका भी ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड का पैसा 50 लाख के ऊपर तो बहुत सारी जगह पे है, अबव 50 लाख। मतलब बंधुआ मजबूर हो आप, मतलब यही बात कहना चाह रहे हैं वो कि छोड़ के नहीं जा सकते भाई, तुम बंध गए हो मेरे साथ। बंधुआ मजबूर की प्रैक्टिस वापस आ गई। तो फिर बॉस फिर ये बताओ, ये सब्सिडाइज एजुकेशन कैसे हुई है? मतलब सब्सिडी वाली एजुकेशन कैसे हुई गवर्नमेंट कॉलेज में? मतलब प्राइवेट का वाला काम ही हो गया ये तो। एक्चुअल कॉस्ट तो जो वो होती है ना, जो दिखाते हैं ये कि भाई पीजी की कॉस्ट एक्चुअली तो हम 2 करोड़ रुपए पर सीट लग रही है हमारी, 1.5 करोड़ तो मतलब कि जो है रेडियोलॉजी का जो रेजिडेंट है उससे काम निकलवा लेते हैं। 3 साल रेडियोलॉजी का रेजिडेंट जो काम कर रहा है उसको तुम सैलरी स्टाइपेंड दे रहे हो 70,000।
काम कर रहा है वो 5 लाख रुपए पर मंथ वाला। हम्म 4 लाख रुपए पर मंथ आप उससे कम वो कर रहे हो, 48 लाख रुपए पर साल उससे जॉब करता है 3 साल के लिए। हम्म 1.5 करोड़ तो आपने वैसे ही कमा लिया, अब उसको कॉस्ट में थोड़ी ना गिनेंगे, हम्म वो सब फर्जीवाड़े ही है। Stop misuse of residents for faculty promotions. Residents are threatened with failure if they don't do faculty research work. मतलब ये तो बहुत ही लो लेवल की बातें हैं। मेरा लिखो नाम पहले, मैं ही कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर हूँ। हाँ जी बॉस। कितनी कॉमन है, मतलब लो लेवल की बातें हैं, कितनी कॉमनली हो रही है वहाँ पे। हो रही हैं ये होती है क्या सही में? मतलब दे आर लीडिंग विद एग्जांपल, हाँ। बन के दिखा रहे हैं कि हम ऐसे हैं, तुम भी ऐसे बनो। भगत सिंह जब कोर्ट में था हाँ जी। तो उन्होंने क्या कहते हैं कोर्ट में गवाही के टाइम पे बम बनाने का पूरा फॉर्मूला बोल दिया था, लेकिन पेपर में छप गया था। सर और वो वहां पे पेशी में इसलिए नहीं गए क्योंकि उन्होंने मतलब कि उन्हें मरना ही था नहीं, पेशी में इसलिए गए क्योंकि जब वो कोर्ट में खड़े हुए और उन्होंने अपने विचार बोले ना तो सारे अखबारों ने छापे, छाप दिए। वन ऑफ देम। समटाइम्स मतलब चेंज आए नहीं आए तो तक बात पहुंचानी जरूरी होती। अब ये इन्होंने पॉइंट डाल दिया ना, इसमें मतलब कि ये सबकी निगाह में आ गया कि फैकल्टी ये करा रही है, बिल्कुल। रिपोर्ट लाना बहुत जरूरी था। तो आपकी खुद की रिसर्च है, आप खुद नहीं कर रहे हो, आप उससे बोल रहे हो इधर डेटा कलेक्ट करके लेके आ, वहां से उस पेशेंट को देख के आ, उसकी वो जांच करा के ला। अब उसका खुद का काम खुद ही खत्म नहीं हो रहा है, उसके बाद शाम को जाके वो ये सब काम कर रहे हैं। 2 पेपर छपवा, अच्छा चलो रिसर्च वर्क तो चलो फिर भी एकेडमिक हो गया, तू लिखवा उसको तो और फिर उसको पब्लिश भी करवा, तो इसका खर्चा आ जाता है और 25-30 हजार रुपए। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इसमें ना एक वही अगेन दैट सेम थिंग कि वो लाइक ऑब्वियसली आपको रेजिडेंट को सिखाना भी है। मतलब मैंने जब रेजिडेंसी में अगर रिसर्च किया है या अभी किया है, तो अगर मैं नहीं करूंगी अपनी किसी फैकल्टी के साथ तो मैं भी नहीं सीखूंगी कि रिसर्च करते कैसे हैं, करना क्या होता है, हाउ टू कलेक्ट डेटा, एम्स ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पढ़ना क्या है, उसमें से निकालना क्या है, हाउ टू डू इट। सो ऑब्वियसली वर्किंग इन इट इज इम्पोर्टेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि वो काम से देख के सीख जाएंगे, काम तो करना आना भी चाहिए। पर अगर इतना है कि भाई इफ इट इज गेटिंग वही वो लाइन क्रॉस हो जाए, वो गलत है। नहीं, आपको क्रेडिट मिलना चाहिए ना काम का, क्रेडिट भी मिलना चाहिए, हाँ वो बात भी है। पर तेरे पास अगर तेरे रिसर्च वर्क सीख लिया है तो फाइनल ईयर में है तो अपनी थीसिस सबमिट कर चुकी है। अब तेरे तेरा जो गाइड है वो बोलता है, प्रोफेसर जो है वो बोलता है थोड़ी कि मेरे लिए 2 पेपर लिखो और छपवाओ, उसको पता है तो किसी पब्लिशर के पास में जाएगी और उससे दीदी नेगोशिएट करेगी कि 30-30 हजार में 2 पेपर लिख के छाप दे यार, मेरे साथ निकले। तो ये मतलब अगर ऐसा कोई कर रहा है तो then it is wrong. Teaching and then doing and giving credit, both of the things, मतलब वो दोनों चीजें होनी चाहिए। आप सिखाओ भी बच्चे को, बच्चा सीखेगा भी ऐसे ही। पर वो लाइन क्रॉस हो जाए और उसको ऐसे प्रमोशन के लिए या फिर फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स। जोधपुर का ह्यूज शाउट आउट टू द रेजिडेंट, जोधपुर का एक था, सेकंड ईयर का था, फर्स्ट ईयर का था, जो भी था, उसने ऑल इंडिया से फ्रेशर में पीजी उठाई जोधपुर में फोरेंसिक की, ठीक है। जब वो उसको वहां पे प्रोफेसर नहीं मिला तो उसने एनएमसी में कंप्लेंट की कि जब आपने यहाँ पे सीट दी है मुझे तो मेरे पढ़ाने के लिए प्रोफेसर क्यों नहीं है। सही बात। गवर्नमेंट को बोला, गवर्नमेंट वो दीपाली में ट्रांसफर इसलिए तो जोधपुर हुआ था। अच्छा ओके। तो वो दैट वाज द केस। अगर यू आर अवेयर ऑफ योर राइट और तुम्हारा कोई क्या उखाड़ लगा है, रेजिडेंट हो, तुमको सीधी बोल रहा हूँ, तुम ऐसी तो हो कि अगर तुम चलने लग जाओ ना अपने राइट्स के लिए तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। एक चीज से मत डरो कि तुम फेल हो जाओगे या तुम्हारी थीसिस रुक जाएगी, हो जाएगी तो 3 महीने 6 महीने बाद दोबारा हो जाएगी। लेकिन अगर तुमने इसके चक्कर में 3 साल अपना खुद का एक्सप्लोइटेशन करा लिया ना तो ऐसा घाव हो जाएगा तुम्हारी अंतरात्मा में, तुम्हारी इंटरनल साइकोलॉजी पे कि कभी खड़े नहीं हो पाओगे अपने पाँव पे। तो मतलब कि अपने राइट्स के लिए तो स्टैंड बदतमीजी मत करो, लीगल प्रोसेस अपनाओ, लेटर्स लिखो, कंप्लेंट करो और सीधे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लगता है कि आपका वो एक बार कंप्लेंट करके देखो, आपका जो वो जो आपके एचओडी का जो ऑरा है ना कि ये फेल कर देता है और इसके सामने कोई नहीं बोल सकता, ऐसे भर-भरा के गिर जाएगा पूरा। गले में हाथ डाल के बोलेगा अरे यार बेटा ये तो चलता रहता है, डिपार्टमेंट की बात है। तब तुमको समझ में आएगा कि जितने ये शो ऑफ वाले रहते हैं ना, जितना वो करते हैं क्रूअल्टी का और ये सब, बहुत अंदर से बहुत खोखले होते हैं ये लोग। बड़ी फ्रेजाइल ईगो होती है।
ईगो नहीं, उसकी पर्सनैलिटी बहुत फ्रेजाइल होती है। हाँ, In the practice of forcing residents to arrange external examiners travel and stay, conduct exams like DNB mode to reduce this burden. हाँ, DNB mode का पेपर तो बहुत बढ़िया था. बहुत शानदार। डीएनबी का जो Theory भी also very good. Theory was also like theory का भी experience बहुत बढ़िया है कि आप हाइब्रिड मोड रखो, ऑनलाइन पेपर आएगा, एक्सटर्नली हो रहा है किसी नई अलग सेंटर पे, आप आंसर शीट पे ना डेडिकेटेड पेजेस हैं, तो इतने ही पेजेस में लिखना है भैया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, लान लिखो, ना हम पढ़ रहे हैं ना हमसे पढ़ाई में आने वाला, इतना लिखो, लिख के आगे बढ़ो, उसके बाद प्रैक्टिकल में जाओ. अब वेरी गुड, वेरी. क्या हुआ बॉस? मेरा प्रैक्टिकल कब है? मोस्टली अक्टूबर में. अभी थ्योरी का भी रिजल्ट नहीं आया है अभी. आज से दूंगा, मैं लिख के अब अक्टूबर में होगा प्रैक्टिकल, इसके लिए पढ़ना है. तो मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना एक्सटर्नल वाला, एक्चुअली देखो इसकी दो बात है। 2015 में जब मैं पीजी कर रहा था तो एक पूरा रिवोल्ट हुआ था जिसमें बाहर भेज रहे थे। एक्चुअली वो उनको अपने गाइड के इन्फ्लुएंस से मुक्त कर रहे थे, लेकिन जब थीसिस बाहर जाती है तो इसका मतलब है कि अगर आपने क्वालिटी की नहीं लिखी है तो वो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। मतलब अगर आपने ढंग से नहीं लिखी, अब लोकल में क्या है कि अगर पीजी ने थीसिस कैसी भी करी है, रिसर्च कैसा भी करा है, अगर गाइड ने साइन कर तो वो अप्रूव्ड है। तो अब रेजिडेंट भी दो में से एक चीज चूज कर सकते हैं ना, दोनों हाथों में लड्डू नहीं रख सकते। आप रिसर्च तगड़ा रखो, अपनी थीसिस बढ़िया लिखो, और कॉपीज भी बाहर जाने दो, पढ़ाई भी करो, और थीसिस भी बाहर जाने दो, और रिसर्च भी करो। लेकिन अब हम पढ़े नहीं, हम जो लिखे पास हो जाए, हमारी थ्योरी की कॉपी भी अंदर ही चेक हो जाए, है ना, और हमारी थीसिस भी अंदर के अंदर ही चेक हो जाए हमारी यूनिवर्सिटी में, हमें मेहनत करने को, फिर तो यू आर पुटिंग योरसेल्फ टू द एक्सप्लॉइटेशन। तो आप खुद ही अपने आप को वनरेबल कर रहे हो उनके लिए। मतलब हमारा भेड़िया खा जाए हमको, बाहर जाके इंसान के सामने नहीं आएंगे हम। यहाँ वाले भी अपोज करते हैं ना। अभी आप बोल के देखो कि भाई आपकी थीसिस बाहर जाएगी, आपके पेपर बाहर चेक होने जाएंगे थ्योरी के, एकदम स्ट्राइक हो जाएगी। हाथ जोड़ देंगे, हाथ जोड़ेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, हाथ जोड़ेंगे। फिर इसी वजह से तो ये आपको ब्लैकमेल कर पाते। तो आप चाहते हैं ब्लैकमेल होना, इसका मतलब नहीं होना चाहते, एक्सप्लॉइटेशन नहीं होने देना चाहते, तो फिर अगर आप बिना काम करे, बिना रिसर्च करके करे एमडी करना चाहते हो, फिर तो आपको एक बच्चे को भी घुमाना पड़ेगा, उसके बच्चे को स्कूल से भी लाना पड़ेगा, उनके लिए पिक्चर करनी पड़ेगी, या तो फिर आप पूरा ही स्टैंडर्डाइज करो ना पूरा प्रोटोकॉल। तो मतलब वो दोनों हाथ में लड्डू नहीं हो सकते, ये बात तो है। मतलब अगर आप ये की डिमांड भी रख रहे हो तो फिर आप ये भी सोचो कि इट कैन नॉट बी इन योर फेवर। ऐसा नहीं हो सकता कि यू वांट एवरीथिंग एज पर यू, वो नहीं होगा। अब जैसे इफ यू वांट रिसर्च पेपर वाला है कि मतलब गाइड बोल देता है रिसर्च करने वाला, पीजी से पैसे लेके एग्जामिनर को ब्राइब करना है, उसको अच्छे होटल में रुकवाना, दारू पिलाना, खाना खिलाना, ये सब जो है सदियों से होता आ रहा है। थिंग इज कि इन दोनों चीज पे चेक्स नहीं हो सकते हैं, रूल नहीं बन सकता। होते हैं ये मोरालिटी से और एथिकलिटी से ही खत्म होंगे, वरना जैसे नहीं है, कई जगह बंद हो गया है। तो एक डिपार्टमेंट है वहाँ पे एचओडी जो है वो एक्सटर्नल को लेने, मतलब जहाँ से भी वो होता है उससे बोलता है सर सर्किट हाउस के गेट पर मैं खड़ा हूँ, आप आ जाइए। सर्किट हाउस में उनकी बुकिंग करा देता है। सर्किट हाउस में वो जो खाना होता है वो सबका वो 140 रुपए की प्लेट होती है। वो कहता है यहाँ आराम से खाना खाओ, सर्किट हाउस में रुको लग्जूरियस आराम से, और यहाँ रहो, आओ शाम को कुछ नहीं। एक दिन जैसे 3-4 दिन एग्जाम है तो एक दिन अपने घर पे फैमिली के बीच में बिठा के डिनर करा देता है। बाकी आपका डिनर आप करो, फेल करना है फेल करो, बच्चों को पास करना है पास करो, जैसे तुम्हारी मर्जी पड़े वैसा करो। मैंने पढ़ा तुम्हारा तुम असेस करो, उसका सिंपल हिसाब है। 100 बच्चों में से 80 भी फेल कर जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। यू शुड हैव दैट टाइप ऑफ एथिक्स एंड मोरल्स। मतलब from resident point also it can be either this or that. You cannot have both the things. नहीं रख सकते। और मतलब कि जब आप सोच रहे हो कि मैं बड़ी मुसीबत से बच जाऊं, फिर छोटी मुसीबत पर रहोगे कि भाई ये हमको घर पे बुलाते हैं और मतलब काम करवाते हैं घर का, तो यार डिपार्टमेंट में काम कर ले, पढ़ाई कर ले, फिर बाहर जाने दे, पेपर बाहर चले, क्या दिक्कत है। एक्सटर्नल प्रैक्टिकल में आ ही रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग अब होने लगी है।
मतलब यूनिवर्सिटी में ऐसे रूल होते हैं कि अगर आपका डिपार्टमेंट ज़्यादा बायस होता है, आपको परेशान कर रहा है एचओडी या गाइड, तो आपका एग्ज़ाम सेंटर, आपका मेडिकल कॉलेज चेंज भी हो सकता है। ये भी प्रोविज़न अच्छा, है। ऐसा भी होता है? हाँ, जैसे अगर मान लो किसी का अजमेर में मतलब उसके एचओडी से पंगा है, तो वो बोल सकता है हुँ, चेंज कर दो। बस वो ऑप्शन नहीं दे सकता, उसके बाद उसका काम होगा। हुँ, अजमेर है, जयपुर है, जोधपुर है, उसको नहीं पता, बट उसका चेंज हो सकता हुँ, है। इसलिए इतना रिक्वेस्ट करते ही क्या है, आरयूएचएस में रिटर्न में चली जाती है बात। मतलब हुँ, यूनिवर्सिटी पैनल में, उसके बाद तो एचओडी खुद ही पंगा नहीं लेता। खुद ही नहीं चाहता कि मेरे ऊपर गाज गिरे। मान लो यूनिवर्सिटी नहीं भी अपॉइंट करती, उसका एग्ज़ाम सेंटर चेंज भी नहीं करती, कहती कि यहीं रहे, तो फिर हुँ, इसकी हिम्मत नहीं होती कि अब मैं इसको फेल कर दूँ। वरना वो प्रेज़िडेंट तो ये बोलेगा कि यार मैंने तो कहा था मुझे फेल करें, हुँ, मेरा एग्ज़ाम सेंटर चेंज करो। तुम्हारी वजह से मेरा भविष्य बिगड़ गया, तुम कम्पेन्सेशन दो। लूप चलता है इसमें। लूप है ये, हाँ, और ये डबल एज स्वॉर्ड टाइप्स है, ऐसे भी, ऐसे भी। नहीं, इट इज़ ऑल अबाउट हैविंग अ स्पाइन। मतलब अगर सच बोलना है तो फिर मुँल तो तारना ही पैना है, उसका जो मूल है वो तो देना ही पड़ेगा आपको। मतलब यू हैव टू पे द प्राइस, सीधी-सी बात है। मतलब अगर इफ यू वांट कि सब मेरे साथ सही रहें और मैं एज़ पर रूल्स और रेगुलेशंस चलूँ, तो एक्सपेक्ट करो कि आपके साथ भी सब सही ही रहेंगे और रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से चलेंगे, ना? तो बस यही है।